बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत पर बात करने वाले हैं। बात क्या करना है इनके बारे में, तो कथन भी कम पढ़ने वाले हैं, है ना। जो आज आप इस राज्य का आप जो सपना देखे थे, उससे पहले यह संयुक्त प्रांत का भी इन्होंने गठन कर चुका था। तो जो आज आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का वर्तमान स्वरूप, उससे भी पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री रहा करते थे। यह एक वरिष्ठ पत्रकार हुआ करते थे। महाकौशल जैसे पत्रकारिता समाचार जनता में राष्ट्रीय भावना का जागरण करना, जन जागृति पैदा करना, राजनीतिक भावनाओं का विकास करना, काफी कुछ ये अपने क्षेत्र में करते थे और पत्रिका का संपादन करते थे। महाकौशल पत्रिका का संपादन करते थे। पहले यह साप्ताहिक थी, फिर ये दैनिक हो गई बाद में। तो ऐसे करके ये काफी कुछ अपने कार्यों में लगे थे। और ये जो कहना चाहिए कि कार्य, इनका प्रमुख कार्य पेशा क्या था। सबसे पहले तो ये तहसीलदार की नौकरी लिए थे। देखिए, पढ़ते समय सूखा एवं राहत बचाव कार्य करते हुए एक निरीक्षक करता थे। उसके बाद यह नायब तहसीलदार बन गए थे। लेकिन देशभक्तों को कहाँ पसंद है नौकरी, है ना। वो तो स्वतंत्रता संग्राम में कूदने वाले लोग हैं, उनको नौकरी बिल्कुल रास नहीं आती थी। यह भी नौकरी छोड़ दिए थे और उसके बाद रायपुर में स्थापित होकर फिर चालू किए वकालत। वकालत के क्षेत्र में बहुत ही प्रखर वकील थे ये, एडवोकेट, है ना, विधि के जानकार, प्रखर विधि वक्ता हुआ करते थे और सारे नियम कानून के जानकार हुए थे। और उसके बाद देखते हैं कि ये जैसे वक्ता हैं, इनकी लेखनी, इनकी बोलने की शैली उतनी ही उत्तम रहती थी। आप देखेंगे कि जब भारतीय संविधान, भारत आजाद हुआ था, तो भारत की आजादी में जिन्होंने योगदान दिया था उसमें सबसे ज्यादा कौन थे? सबसे ज्यादा एडवोकेट थे, वकील थे, विधि वेत्ता थे। महात्मा गांधी खुद बैरिस्टर थे। महात्मा गांधी तो खुद बैरिस्टर थे, लेकिन उनकी बैरिस्टर को एक तरफ रख दिए। उसके बाद वही उनका जो इंटेलिजेंसी था वह भारत की आजादी के लिए काम आया था। अंग्रेजों को किस बात में वो कम कर पा रहे थे? अंग्रेजों से किसी बात में कोई कम था ही नहीं। सब विधि वेत्ता थे यहाँ पर। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल देखिए, सारे लोग यहाँ पर आपको विधि वेत्ता मिलेंगे। वैसे ही सेम छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे यहाँ पर विधि वेत्ता यानी कि वकील होते थे। और इसमें से प्रमुख वकील अपने यहाँ यही थे जो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। इन्होंने वकालत का भी असहयोग आंदोलन के समय सभी लोगों ने यहाँ पर अपने अपने पेशों का यहाँ पर परित्याग किया था। जैसे कि सरकारी नौकरियों का त्याग, सरकारी जो पद मिले थे छोटे से लेकर बड़े तक उनका परित्याग, तहसीलदार की नौकरी तो यूं ही छोड़ देते थे लोग। अध्यापन का कार्य करते थे सरकारी स्कूलों में, ब्रिटिशों का सरकारी स्कूल हुआ करता था, उसकी नौकरी को यूं ही लात मार देते थे, नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी, सब छोड़ देते थे। फिर क्या इनके अंदर था? सिर्फ आजादी का जो ख्वाब था, उस ख्वाब को यथार्थ करने का इनके अंदर भावना था, वो बहुत ही बलवान था। फिर हम इनके बारे में देखते हैं कि इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत महत्वपूर्ण कार्य क्या किया। आज आप जो आज का आधुनिक मध्य प्रदेश देख रहे हैं, उस मध्य प्रदेश को एक मध्य प्रदेश का दर्जा दिलाने वाले, एक पृथक राज्य का दर्जा दिलाने वाले प्रमुख व्यक्तित्व में कौन हो जाएगा? पंडित रविशंकर शुक्ल। यूं कह लीजिए सीधे सीधे वर्ड में कि मध्य प्रदेश के निर्माता, मध्य प्रदेश के पुरोधा और निर्माता किसे कहा जाता है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल को कहा जाता है। अब उसके बाद धीरे धीरे आते हैं, तो इनके बाद मैं अभी क्यों बता रही हूँ, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ से जानकार सभी को होना चाहिए कि हमारे यहाँ तक पहुंचने में जो नींव के पत्थर साबित हुए थे वो कौन व्यक्ति थे। ऐसी नींव कि जो थोड़ा सा भी कमजोर नहीं था, बहुत हैवी नींव था। तो 1906 का आते आते समय था। 1905 में आप देख रहे हो बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन में उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चालू हो गया था। अगर भारत में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, है ना, और हैदर सैयद अली, ऐसे जैसे नेताओं वहां पर जो पूरा योगदान दे रहे थे। एक तरफ आपका जो स्वदेशी आंदोलन था, वहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर थे जो बंगाल की ओर काम कर रहे थे, मतलब बंगाल का विभाजन कर दिया, मतलब राष्ट्रीय भावनाओं का यहाँ पर तोड़ हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज कहते थे कि हमें प्रशासनिक दिक्कत हो रही है, इसलिए हम ऐसा लोगों मतलब डिवाइड कर रहे हैं चीजों को। लेकिन नहीं, बात क्या थी यहाँ पर? जो बनपती राष्ट्रीय भावना थी उसका खंडन कर रहे थे, उसको काट रहे थे। वहां पर जो भी दो संप्रदाय के लोग थे, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, दोनों को अलग करने का भाव था उनके अंदर। और यह भारत पहचान रहा था कि ये तो अलगाव की स्थिति पैदा कर दे। सारे लोग खड़े हो गए कि हमको अलग नहीं होना है, हम खुद अलग नहीं होना चाहते हैं, आप क्यों कर रहे हो? ब्रिटिश यहाँ अपने मन से चल रही थी। वहां पर जब भारत में इसका पूरा प्रभाव था, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव था, तो छत्तीसगढ़ भी इसी में रहा है।
छत्तीसगढ़ में भी स्वदेशी आंदोलन चालू हो गया था। और स्वदेशी आंदोलन का कहना चाहिए कि नेतृत्वकर्ता कौन थे यहाँ पर, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। उसके बाद 1906 के बाद 1907 में देखते हैं तो 7 में क्या हो रहा था, सूरत फूट चल रही थी। भारत में सूरत फूट चल रही थी, क्यों चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो गरम दल या उग्रवादी या नरमपंथी जो कह लीजिए, नरम दल और गरम दल में जो अध्यक्ष पद की लड़ाई थी वह विवाद का रूप ले लिया था। दूसरी बात यह थी कि यह जो सूरत का जो होने वाला है अधिवेशन वो किस स्थान पे होगा। एक दल चाहता था, गरम दल चाहता था कि नागपुर में होए और नरम दल चाहता था कि सूरत में होए। तो यहाँ पर इसका भी विवाद था। एक दो विवाद और भी शामिल है जो कि आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत अच्छे से आपको हर पॉइंट को जानना होगा। अब यहाँ पर सूरत की फूट तो भारत में हुई तो छत्तीसगढ़ उसी में है, तो छत्तीसगढ़ में भी एक फूट हो गई थी। यहाँ पर भी गरम दल और नरम दल दोनों यहाँ पर बन गए थे। नरम दल के नेताओं को भी आपको याद करना होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का इतिहास आप पढ़ेंगे तो वहां पर नरम दल में नेता कौन कौन से शामिल थे यह प्रश्न भी आता है। गरम दल में कौन कौन से नेता शामिल थे यह भी प्रश्न आता है। आपको 3 नरम दल के नेता रहेंगे, 1 गरम दल का नेता रहेगा, उसमें से आपको छांटना होगा कि आपका उत्तर कौन सा है। यह इतिहास में बाकायदे पढ़ा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम पंडित रविशंकर शुक्ल की बात कर रहे हैं, तो इसी में 1907 में जब सूरत का फूट हुआ था तो छत्तीसगढ़ में भी 2 पार्टी नरम दल और गरम दल की डिवाइड हो गई थी। और रविशंकर शुक्ल यहाँ पर कौन से दल के थे, गरम दल के नेता थे। ऐसे याद कर लेना, रवि बहुत हीट होता है, रवि में तो वो गर्म होता है, सूर्य को रवि बोलते हैं, तो रवि में बहुत हीटिंग पावर होती है, तो गर्म, बस ऐसे याद कर लेना। तो वो उग्रवादी नेता थे या गरम दल के नेता हुआ करते थे। ठीक लग रहा है जानने में? हाँ, व्यू जान लो, फिर उसके बाद पूरा एक क्रम से बताएंगे तो दोबारा में बहुत अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। अब देखो, जो 1906 का समय था, 1907 का समय था, यहाँ पर ये स्वदेशी आंदोलन में तो थे ही, अब इनके अंदर तो भावना बहुत तेज हो गई थी, भारत के लिए करना है कुछ, भारत को आजाद करना, मैं आजाद भारत में रहना चाहता हूँ, मेरी जनता, मेरे राज्य के लोग सारे आजाद होंगे, ऐसा करके वो रायपुर में स्थायी रूप से रह गए। पहले क्या थे, ये बचपन में सागर में जन्मे थे, इनका जन्म जो हुआ था, पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म सागर में हुआ था। सीधे सीधे इनके में एक लोकोक्ति आती है, सागर का जन्मा बच्चा रायपुर में स्थायी हो गया, ये इनके कथन में आता है, सागर का जन्मा बच्चा रायपुर में स्थायी हो गया। अब देखिए, वो सागर में जो जन्म लिए थे, वहां से जन्म कुछ पढ़ाई, उनकी प्राथमिक शिक्षा, मिडिल शिक्षा वहां सागर में हुई। उसके बाद ये कहाँ चले गए, इनके पापा के साथ राजनांदगांव का जो कॉटन मिल है वहां पर चले गए अपने पापा के साथ परिवार सहित। अब देखिए, इनके जीवन में राजनांदगांव कॉटन मिल का भी संबंध है ना, कभी प्रश्न में आए कूट वाले क्वेश्चन में कि क्या पंडित रविशंकर शुक्ल का संबंध राजनांदगांव कॉटन मिल से है, तो बिल्कुल है, क्योंकि उनके पिताजी इस समय वहां पर जाकर इस कॉटन मिल में काम कर रहे थे, सहभागिता दे रहे थे और काफी समय यहाँ पर रहे थे। अब ये 1906 का समय जब आ रहा था, यही स्वदेशी आंदोलन का समय, तो इनके अंदर जो राष्ट्रीय भावना थी वह बढ़ती जा रही थी। अब क्या हुए, परिवार सहित ये चले गए रायपुर में स्थायी रूप से रहने लगे। फिर वहां जो भी आप इनका देखिएगा योगदान, सीधे सीधे रायपुर आंसर होने वाला है ना। जो भी कार्य करेंगे, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन का कहाँ से नेतृत्व किए, रायपुर से किए, चाहे आप होम रूल लीग आंदोलन का कहाँ से नेतृत्व किए, रायपुर से किए, व्यक्तिगत आंदोलन के प्रणेता थे लेकिन कहाँ से किए थे, रायपुर से किए थे। जहां भी नाम आएगा रायपुर से आने वाला है अब इनके सारे आंदोलन का नाम। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे रायपुर में स्थायी रूप से रहने लगे, वहां पर अपना जो वकालत का कार्य था एकदम वहां से स्टार्ट किया और प्रखर वकालत का काम चालू कर दिए, विधि वेत्ता में बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ हो गए थे ये। अब देखिए, यहाँ पर जब 1916 की बारी आती है, 1916 में आप जान रहे हैं अच्छे से कि भारत में होम रूल लीग का आंदोलन का समय था। यहाँ पर 2 प्रकार से होम रूल लीग आंदोलन भारत में चल रहा था, एक एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन और दूसरा बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग आंदोलन 1916 का समय था। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह था होम रूल, जो छत्तीसगढ़ का होम रूल लीग आंदोलन था वह था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के एरिया में शामिल था। जो मध्य भारत का पूरा एरिया था यह बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग वाले क्षेत्र में आता था। यह प्रश्न आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में जो होम रूल लीग आंदोलन हुआ था वो किस क्षेत्र के नेता के अंतर्गत आता था, तो सीधा सीधा यह तिलक जी के एरिया के अंडर आता था। 2 भाग में भारत को बांटा गया था, एक भाग एनी बेसेंट के तरफ था और एक भाग तिलक जी की तरफ था। जो एनी बेसेंट का भाग था वो पूरा मद्रास से लेकर पूरा इधर का एरिया था और जो इधर मध्य प्रांत का पूरा हिस्सा था वो था सीधे सीधे तिलक जी के एरिया में था। तो छत्तीसगढ़ तिलक जी के एरिया में
शामिल था। तो यहाँ पर क्लियर हो गया एक चीज, प्रश्न जब भी आए जैसा भी आए आप इसको बना लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर 1919 का समय हम देख रहे हैं भारत में। देखिए धीरे धीरे ना कुछ ऐसा होता जा रहा है भारत में, कुछ अंग्रेजों ने कुछ ऐसा करते चले गए हैं, अंग्रेज कुछ ऐसा काम करते चले गए हैं जिससे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई है। अब बताओ जनता सीधे सीधे यहाँ पर जलियांवाला बाग में क्या कर रही थी? कोई तो काम ऐसा नहीं कर रही थी जिससे अंग्रेजों को गोली चलाना पड़े, कोई काम नहीं कर रही थी, सीधे सीधे शांति वाला बैठक ही कर रही थी, अपने नेताओं का भाषण ही सुन रही थी, भाई वहां पर बात ही कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज अपने नाक कान टेढ़े कर लिए, बोले कि हम नहीं बैठने देंगे। मतलब भारत तो उन्हीं का हो गया था, बिक गया था, ऐसा लग रहा था। तो सीधे सीधे जनरल डायर ने यहाँ पर गोलीकांड करवा दिया। जो गोलीकांड करवाया उससे कितने हजारों लोग यहाँ पर मारे गए, लेकिन सरकारी दस्तावेज में उनकी संख्या कम दिखाई गई थी, लेकिन उससे ज्यादा लोग यहाँ पर गोलीकांड में थे। कितने लोग कुएं में कूद गए थे। एक छोटा सा जो था जलियांवाला बाग का गेट था, वो इतना छोटा था, इतने हजारों लोग कहाँ से निकल पाते, लगातार वहां गोलियां भुनाई गई। आज भी उस बाग में गोलियों के निशान देखे जाते हैं, आज भी वहां पर चिलचिलाहट की आवाज गूंजती है। तो देख रहे हो इस 1919 में जो यहाँ पर रोलेट एक्ट चलाया था, यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर जो इनके हेड थे ब्रिटिशों के, सीधे सीधे कह दिए थे, मजिस्ट्रेट यहाँ पर कह दिया था जो जहां पर मिले उससे कुछ दलील नहीं लेनी है, सीधे जेल में अरेस्ट कर देना है, ना अपील होगी, ना दलील होगी, ना कोई वकील होगा, सीधे सीधे देखो और अरेस्ट कर दो। ये सीधे सीधे अन्याय हुआ। भाई हम किए क्या है कि हमको तुम अरेस्ट करोगे, पहले तो आप बताते हमें, लेकिन ब्रिटिशों का जानते हो एक तरफ रवैया, सीधे पकड़ो और अरेस्ट करो, जो कि सीधे सीधे भारतीयों के साथ अन्याय था। यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर अरेस्ट कर लिए गए, ना वकील, ना अपील, ना दलील, कुछ नहीं सुना गया, सीधे न कारण पूछा गया, न बताया गया, सीधे सीधे जेल में डाल दिया गया। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति थी। बिना कारण के किसी को भी तो टचमेंट भी नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने बकायदे उनको जेल में डाल दिया। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी पूरा इसका काम हो रहा था। छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर रायपुर, बिलासपुर और लगे क्षेत्रों में सारे जगह यहाँ पर रोलेट एक्ट का विरोध किया गया। हम चूंकि यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल की बात कर रहे हैं, इतिहास में तो काफी लोगों का नाम इसमें आपको दिखने वाला है। आजादी की लड़ाई एक जन का नहीं है, आजादी की लड़ाई संयुक्त लड़ाई है, ठीक है। पानी का बवंडर बनकर अंग्रेजों के ऊपर सब बरसे थे। तो यहाँ पर रायपुर की बात आएगी तो यहाँ पर जो हो जाएगा रोलेट एक्ट का, यहाँ पर जो नेतृत्व किए थे रायपुर से, वह कौन किए थे? पंडित रविशंकर शुक्ल किए थे। बाकी बिलासपुर से भी देखा जाएगा और उसके बाद अन्य जिलों से भी देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पर रोलेट एक्ट का यहाँ पर नेतृत्व किए थे। यहाँ पर अब बिलासपुर में भी थोड़ा सा अभी हल्की जानकारी मिलेगी, क्योंकि अलग अलग जगह की जानकारी इसमें संयुक्त रूप से नहीं मिलेगी। तो बिलासपुर में पचरी घाट में काफी लोग यहाँ पे स्नान किए थे और शनिचरी बाजार में इन्होंने मार्च किया था। तो वहां पर बिलासपुर भी इसमें हुआ था और अन्य जगहों में भी रोलेट एक्ट का विरोध किया गया था। काले यहाँ पर वस्त्र पहने गए थे। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 1921 की यहाँ पर बात आई है। 1920 में चलते हैं तो भारत में क्या हो रहा था? यहाँ पर असहयोग आंदोलन चल रहा था, क्योंकि असहयोग आंदोलन का मतलब ही होता है कि ब्रिटिशों का जरा भी सहयोग नहीं करना है, कुछ भी काम बोलेंगे नहीं करना है, हम अपना काम खुद कर लेंगे। क्या भारतीयों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपना काम खुद कर लेते? सब हिम्मत थी, लेकिन एक जो होता था उनका जो मार वर्चस्व, सीधे जेल में भरना, उससे हटने लगे थे कि चाहो हम अपना काम खुद कर लेंगे। असहयोग करना चालू कर दिया। 1920 में चालू हो गया था। यहाँ पर गांधी जी सीधे नेतृत्व कर रहे थे। अब यहाँ पर उन्होंने सारी चीजों में असहयोग करते करते वस्त्रों का त्याग करना चालू कर दिया। राष्ट्रीय जो उनके सरकारी स्कूल कॉलेज बने थे उन सब का त्याग चालू कर दिया। अपने विद्यालय खोलने लगे। अपना विद्यालय मतलब भारतीयों द्वारा स्थापित विद्यालयों की यहाँ पे स्थापना होने लगी। तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने भी यहाँ पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की है। तो उनका यहाँ पर बहुत ज्यादा उल्लेख है कि राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना इसीलिए की जा रही थी, 1921 में की गई थी, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशों का जो विद्यालय था उनका सरकारी स्कूलों का परित्याग करना था और भारतीयों द्वारा यहाँ पर जो विद्यालय है उसमें अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई करवानी थी। इसलिए यहाँ पर असहयोग चालू हो गया था। कई तरह से असहयोग होता, पहनावे में भी असहयोग था, खान पान में भी असहयोग था, खादी वस्त्रों का यहाँ पर चलन चालू कर दिया गया था। इस तरह से आप देख रहे हैं। इसके बाद इसमें तो बहुत कुछ है, मुझे सीरियल बाई आपको बतानी है, खास बता देती हूँ। 1925 में देखिएगा यहाँ पर स्वतंत्र आंदोलन की स्थापना की गई। देखिए यहाँ पर जो भारत में था क्या हो रहा था, यहाँ पर स्वराज पार्टी का गठन हो गया था। जो चितरंजन दास जी थे,
चितरंजन दास जी थे, वो विधानसभा में अपना मतलब भारत का, भारतीयों का वहां पर सीट लाना चाहते थे, जिसके चलते वहां पर क्या किए थे, स्वराज पार्टी का गठन कर दिए थे। तो यहाँ पर भी दो दल बन चुके थे, एक दल स्वराज पार्टी था। तो स्वराज पार्टी में यहाँ पर क्या होता, 1925 आते आते देखिए भारत में भी, छत्तीसगढ़ में भी दोनों स्वराज पार्टी गठित हो गई थी, जिसमें यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल भी स्वराज पार्टी के नेतृत्व करता थे। 1925 में क्या हुआ था, जो चितरंजन दास थे उनकी मृत्यु हो गई थी। जब जो नेतृत्वकर्ता होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, आंदोलन या पार्टी थोड़ी सी कमजोर होने लगती है, कोई प्रमुख नेतृत्वकर्ता नहीं मिलता है, इसलिए वह पार्टी धीरे धीरे खराब होने लगती है, खत्म होने लगती है। अब यहाँ पर स्वतंत्र दल का गठन होता है। तो छत्तीसगढ़ में भी एक स्वतंत्र दल की स्थापना होती है, कब, 1925 का डेट अच्छे से याद रखना है कि किससे संबंधित है, स्वतंत्र दल की स्थापना से संबंधित है। यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल स्वतंत्र दल के यहाँ पर नेता बनते हैं। याद रखना है स्वतंत्र दल के नेता कौन बनते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल बनते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, सीरियल बाई बतानी है मुझे। अब देखिए यहाँ पर 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 1930 का जो समय होता है, पूर्ण स्वराज्य सप्ताह मनाया जाता है। हर दिन 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक का हर दिन एक साप्ताहिक रूटीन बना था, किस दिन क्या करना है, इस दिन 6 तारीख को क्या करना है, 7 अप्रैल को क्या करना है, 8 अप्रैल को क्या करना है, ऐसे ऐसे करके 13 अप्रैल तक यहाँ पर पूरा रूटीन बना हुआ था। पूर्ण स्वराज्य सप्ताह जिसे बोला जाता है। इसमें यहाँ पर क्या किए थे कि ये पूर्ण स्वराज सप्ताह का नेतृत्व कौन किया था, पंडित रविशंकर शुक्ल किए थे। अब यहाँ पर आते हैं नमक कानून। नमक कानून भारत में तोड़ा जा रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसका सीधा नेतृत्व कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी कर रहे थे। उन्होंने दांडी मार्च किया था, कई मील पैदल चलकर दांडी मार्च किया था। देखिए भारत का सारा क्षेत्र भारतीयों का है, जो हिंदुस्तान है वो किसका है, भारतीयों का है। भारत में ही ब्रिटिशों ने क्या किया, नमक कानून लगा दिया, मतलब नमक पर भी कर टैक्स दो हमको। मतलब सोच लीजिए कि भारत की भूमि हमारी है, भारत का हिंद महासागर भारत का है, अरब सागर भारत का है, इधर बंगाल की खाड़ी भारत की है, सारा समुद्री क्षेत्र तो भारत का है। फिर टैक्स ब्रिटिशों ने लगा दिया, सीधे सीधे अन्याय, नमक जैसी चीजों पर टैक्स लगा दिया। तो यहाँ पर सीधे सीधे महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान जो सीमांत गांधी जिसको कहा जाता है, इन्हीं बेसेंट हो गए। ये प्रमुख नेताओं ने अपने अपने हिसाब से यहाँ पर नमक कानून तोड़ना प्रारंभ किया। गांधी जी गए नमक वाले क्षेत्र में, दांडी मार्च किए थे ना, दांडी जगह है, तो वहां पर पानी उठाए, जो कि समुद्र का पानी खा रहा है, नमक बहुत अच्छे से बनता है, उठाए। वहां पर जो वहां का वायसराय था जो इरविन, बोलता रह गया गांधी जी को नहीं आने देना, बहुत रोक टोक किया, बहुत वहां पर अहिंसा कदम भी उठाया था। गांधी जी बोले कि तुम रोक सकते हो हमको, तुम रोक सकते हो, रोक कर दियो। गांधी जी इतने पावरफुल, सोचिए, मतलब सिंगल दिखने वाले पर्सन, मतलब पहनावा भी कोई बैरिस्टर का नहीं था, मात्र धोती, एक ही धोती में सीधे लपेट कर पहन लेते थे, है ना। तो एक ही धोती था, जीवन भर एक ही धोती में अंतिम दम तक वैसे ही रहे, कोई बैरिस्टर वाला पहनावा नहीं था। चाहते तो सूट बूट टाई बेल्ट सब लगाकर योगदान दे सकते थे, लेकिन नहीं, धोती में ही, वो नाड़ी है कि साड़ी है वाला नहीं होता है, वही पहनकर पूरा लपेटे और ऐसे करके चलते थे। मतलब उनका जो व्यक्तित्व था ना, मतलब ब्रिटिशों को हिला देने वाला व्यक्तित्व था। अगर वो भूख हड़ताल कर देते थे ना, ब्रिटिश वहीं पर मरने लगते थे कि गांधी जी को बचाओ, गांधी जी को बचाओ। गांधी जी मर जाएंगे ना तो हमारे को सब मार डालेंगे सीधे सीधे। गांधी जी को अगर कुछ हो गया ना तो पूरा इंडिया हम पे कूद पड़ेगा, हमको आज ही खत्म कर देंगे। गांधी जी जैसे भूख हड़ताल करते थे ना, 1-2 दिन उनको छोड़ना पड़ता था, मजबूर होकर छोड़ना पड़ता था। बहुत सारे कांड देखे हो, गांधी जी जहाँ उपवास चालू करते थे, इन लोग को छोड़ना पड़ जाता था, इनकी मजबूरी थी। अगर नहीं छोड़ेंगे तो गांधी जी का, तो अगर गांधी जी के साथ अन्याय हुआ, गांधी जी बिना पानी पिए अगर चले गए तो फिर ये तो अपने आप मर जाएंगे ना। गांधी जी के साथ इन लोग नहीं कर सकते थे कुछ ऐसा, वैसे गांधी जी से बहुत डरते थे इन लोग। फिर देख लो यहाँ पर 15 अप्रैल 1930 का जो यहाँ पर नमक चल रहा था, नमक कानून, गांधी जी यहाँ पर बाकायदे पानी खौलाए, समुद्र का पानी लेकर खौलाए और उसमें से नमक बनाए। देख इरविन, ये देख नमक, हम लोग नमक बना सकते हैं, तेरे बनाने से बनेगा, अब कोई टैक्स नहीं देगा, हमारा भारत है, हमारा समुद्री क्षेत्र है। इरविन सुन, हम तेरे कम नहीं देंगे नमक टैक्स, है ना, हम अपना बना लेंगे सीधे से। हमको नमक बनाने आता है, हमारी भारत की भूमि हमारी है, हम तुमको कोई टैक्स नहीं देने वाले। इरविन परेशान, बहुत परेशान। गांधी जी से आप जानते हो ना, गांधी जी से कहाँ निपटने वाला है कोई, तो गांधी जी बना लिए नमक। ऐसे कर करके सभी क्षेत्रों में, जो साइड वाले क्षेत्र थे, जितने समुद्री वाले क्षेत्र थे, सभी नमक कानून तोड़े। भारत की भूमि देख रहे हो पूरा नीचे, वहां पर नमक कानून तोड़ा गया। अब छत्तीसगढ़ की यहाँ पर बात आती है, जिसके बारे में हम
पंडित रविशंकर शुक्ल से संबंधित यहाँ पर देख रहे हैं। 15 अप्रैल 1930 का समय था। अब यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या समुद्री सीमा है? कहीं नहीं है। यहाँ पर तो समुद्र का नाम निशान तक नहीं है। छत्तीसगढ़ में लैंडलॉक जिला है। 5 राज्यों में छत्तीसगढ़ एक क्या है? ब्लॉकेड यहाँ पर राज्य है। कहीं पर समुद्र का पानी खारापन मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या किए, जो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, 15 अप्रैल 1930 के समय इन्होंने सोडा NaOH सोडा और उसके साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कुछ रिएक्शन करवा के यहाँ पर नमक कानून सांकेतिक रूप से तोड़ा है। छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल था नमक सत्याग्रह में। कई लोग कई प्रकार से नमक सत्याग्रह यहाँ पर किए हैं, नमक कानून तोड़े हैं। इसमें इनको जेल भी करवाए थे। इसी बात पर जेल, क्यों तुम NaOH मिलाए और क्यों HCl मिलाकर दिखाए, वहां पर इनको जेल भी कर दिए थे। अब देख रहे हो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति इनके अंदर बहुत ज्यादा थी। जो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, यह औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में आगे थे। इन्हीं के प्रयासों से जो भिलाई स्टील प्लांट है, जो भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट है, उसकी स्थापना का जो योगदान बनता है पंडित रविशंकर शुक्ल को ही जाता है। अब जब रायपुर की आप देखते हो, इनके नाम से देख रहे हो कि यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और शैक्षणिक क्षेत्र में जो यहाँ पर आज पुरस्कार दिया जाता है, राजकीय अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। अब देखो शैक्षणिक क्षेत्र में कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ भिलाई स्टील प्लांट का यहाँ पर निर्माण किया गया। अब आर्थिक उन्नति हो रही है तो आर्थिक क्षेत्र में पुरस्कार बनता है। शैक्षणिक क्षेत्र में कैसे बनता है, जो रायपुर है, रायपुर में आयुर्वेद महाविद्यालय का, संस्कृत महाविद्यालय का और यहाँ पर कई विद्या महाविद्यालय जैसे इंजीनियरिंग महाविद्यालय है, साइंस कॉलेज है ना, इस तरह के कॉलेज, शिक्षा के स्थल इन्होंने निर्माण कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी दिया जाने वाला योगदान यहाँ बनता है। जो उत्कृष्ट कार्य करता है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको भी राजकीय अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। और सामाजिक क्षेत्र भी शामिल है। समाज सेवा के क्षेत्र में जो आगे रहता है, क्योंकि ये समाज सेवक थे, राजनीतिज्ञ के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ क्या थे, समाज सेवक थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, समाज के लिए ये जिए थे। तो यहाँ पर तीनों क्षेत्र में इनके लिए पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। अब देखो इसके बाद ये क्या होते हैं कि यह बनते हैं अब मध्य प्रांत के क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। पहले मुख्यमंत्री को क्या बोला जाता था, प्रधानमंत्री, लेकिन जब भारत का आजाद हुआ उसके बाद यह नामकरण चेंज हो गया तो मुख्यमंत्री बोला गया फिर इनको। ये छत्तीसगढ़ सम्मिलित था जो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश MCPM बरार भी शामिल था, जिसमें से नागपुर का एरिया था, बरार वगैरह, और मध्य प्रदेश शामिल था और छत्तीसगढ़ पूरा शामिल था। वो पूरा एरिया मिलाकर बोला जाता था मध्य प्रांत या CP एंड बरार, सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार या फिर मध्य प्रांत। तीनों ही नाम से क्वेश्चन आए तो बन जाना चाहिए कि तीनों नाम कोई अजूबा नहीं है, तीनों नाम एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। यहाँ के जो प्रथम जो प्रधानमंत्री या ऑब्लिक मुख्यमंत्री बने थे भास्कर नारायण खरे जी बने थे। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि किसके बाद ये बने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने। तो जो खरे मंत्रिमंडल का यहाँ पर गठन किया गया था, तो खरे मंत्रिमंडल क्या हो गया था, कुछ विवादों के चलते, जैसे कि मंत्रियों का जो विभाग होता है उनके बंटवारे का यहाँ पर प्रश्न उठ गया था, जिसके बाद विवाद चालू हो गया था। खरे जी को यहाँ पर मजबूरन अपना मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देना पड़ा। और मंत्रिमंडल त्याग पत्र होते ही क्या होता है, मंत्री का त्याग पत्र होता है तो क्या होता है, पूरा विघटित हो जाता है मंत्रिमंडल, है ना। एक ही खेमे का बताते हैं, नवै खेवैया होते हैं। जहां पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जहां पर अवगत त्याग पत्र देते हैं वो मंत्रिमंडल भी विघटित हो जाती है। अब यहाँ पर नया मंत्रिमंडल बनता है, तो यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल अब बनते हैं नए मुख्यमंत्री या ऑब्लिक प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री शब्द से भी क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले या आजादी से पहले यह नाम चलता था प्रधानमंत्री के नाम से। उसके बाद जैसे ही भारत आजाद हुआ यह नाम चेंज कर दिया जाएगा। जो मध्य प्रांत के नाम अगर प्रधानमंत्री था तो उसी नाम को अब पुकारा जाएगा, मुख्यमंत्री के नाम से पुकारा जाएगा। अब यहाँ पर बनते हैं यह मुख्यमंत्री। तो देख रहे हो मध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री का श्रेय किसे प्राप्त है, पंडित रविशंकर शुक्ल को प्राप्त है। आप 1 लाइन वाला जीके पढ़ते हो। अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री किसे कहा जाता है, पंडित रविशंकर शुक्ल को कहा जाता है। अब यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। अब यहाँ पर पूरे भारत को अंग्रेजों ने क्या किया था, बिना उनकी सहमति से, बिना अनुमति से द्वितीय विश्व युद्ध में झोंकने की तैयारी कर ली थी। भारत की यहाँ पर किसी ने अनुमति नहीं मांगी, क्या युद्ध में जाना चाहते हो, पूछा तक नहीं, और उसको ब्रिटिशों की ओर से शामिल करने का निर्णय ले लिया। यहाँ पर कोई तैयार नहीं थे, हमको तुम्हारे इस युद्ध से कोई मतलब नहीं, हम नहीं जाना चाहते हैं। और क्या किया, यहाँ पर विरोध कर दिए, हमको नहीं मतलब है आपके इस युद्ध से। तो पूरा मंत्रिमंडल जहां जहां भारत में गठित हुआ था, सब मंत्रिमंडल अपना त्याग पत्र देने लगे थे। छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल का भी जो मंत्रित्व था, मुख्यमंत्री का पद था, वहां से इन्होंने त्याग पत्र दिया। इनके त्याग पत्र के साथ क्या होगा,
मंत्रिमंडल भी खत्म होगा। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर त्याग पर दिया, वह डेट था 29 जुलाई 1938। दोनों डेट को मैं मैच करके बताने वाली हूँ ताकि याद रहेगा। यहाँ पे इन्होंने त्याग दिया। देखिए, भारत की आजादी और छत्तीस आजादी के पद को यहाँ पर नहीं देखा गया, नहीं चाहिए ऐसा पद, हम छोड़ते हैं ऐसे पद को। लेकिन साहस करने के बाद ही यहाँ पर जीत हासिल हुई है। देख रहे हैं ना, अगर डर गए होते कि भाई हमसे मंत्रिमंडल या मंत्रित्व का पद छीन जाएगा तो हमारा जो वैल्यू है वो जनता में कम हो जाएगा, लेकिन नहीं चाहिए आपका मंत्रित्व पद। हम नहीं बनना चाहते ऐसा मंत्री जो हमारी छत्तीसगढ़ की गुलामी में शामिल हो। हम भारत के साथ आजाद होना चाहते हैं। भारत आजाद होगा, हम यहाँ पर जिस भी भूमिका में रहेंगे हम वहां पर जी लेंगे। ऐसा करके सबने यहाँ पर वकालत का त्याग किया, सरकारी नौकरी का त्याग किया। जाए ऐसी नौकरी नहीं करनी है, हमको भारत आजाद चाहिए। अब यहाँ पे देखो, मंत्रित्व पद को भी इन्होंने सब जगह से छोड़ते चले गए। भारत के कई राज्यों में एकदम आजाद हो गया था, वहां पर अपना अपना सरकार भी स्थापित कर लिया गया था। ऐसे ही भारत में बलिया में एक चित्तू पांडे का जो वहां पर था सरकार था, वह बन गया था। ऐसे करके छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल रहा। मंत्रिमंडल यहाँ पर खत्म कर दी गई, बिल्कुल विघटित कर दिया गया। यहाँ पर तो किस बात से डराओगे? वही तो, अंग्रेजों किस बात से डराओगे? जिस बात से डराते हो हम उस डर से भी चलने के लायक हैं। हमको नहीं डर लगता है, हमारे मंत्री पद से भी डर नहीं लगता है। तुम डरा के भी देख लो। तो यहाँ पर छोड़ दिए सीधे से, नहीं चाहिए तुम्हारा विधानसभा का, हमको कोई भी मेंबरशिप नहीं चाहिए। देख लो, इतनी सारी यहाँ पर हुई। कई बार यहाँ पर चुनाव हुए, 1951 का चुनाव हुआ, वहां पर भी रविशंकर शुक्ल जो थे फिर से मुख्यमंत्री बनकर आ जाते थे। कई बार इन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया है। मतलब ये बहुत ही प्रखर यहाँ पे देख रहे हो नेता है, जो यहाँ पे विधि वेत्ता है वह भी है। अब यहाँ पर 1 नवंबर 1956 का समय आता है। अब क्या होता है सोचो, 1 नवंबर 1956 का समय आता है तो वहां पर क्या होता है? इस समय होता है मध्य प्रदेश राज्य का गठन। यहाँ पर बनता है एक नया सपनों का मध्य प्रदेश, यहाँ पर गठित होता है। नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल, यानी कि मध्य प्रदेश के यहाँ पर नेतृत्वकर्ता, मध्य प्रदेश के निर्माता, मध्य प्रदेश के पुरोधा। इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़ तो 2000 में बना है, उससे पहले यहाँ पर 1956 की बात हो रही है। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी एक नया राज्य बनता है। यहाँ पर देख लीजिए, अभी आप लोग जो भी एक्ट पढ़ोगे उसमें मध्य प्रदेश का जहां जहां नाम था 2000 में उसको छत्तीसगढ़ पढ़ा जाएगा, ऐसा एक्ट में आप पढ़ेंगे, देखेंगे। अब देख रहे हो कि यहाँ पर रविशंकर शुक्ल जी का कितना बड़ा योगदान है। कार्यरत होते हुए भी 1956 में ही ये प्रथम मुख्यमंत्री बने। अविभाजित मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बने और इसी समय इनका देहांत हो गया था। दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली जाते समय इनको वहां पर इनका क्या हुआ था? हृदयघात है ना, हार्ट अटैक से इनका देहांत हो गया था। इस प्रकार ड्यूटी पीरियड में ही है ना, कार्यकाल में रहते हुए भी 2-3 महीने ही, मात्र 60 और 61 दिन ही यहाँ पर स्वतंत्र राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर रह पाए थे। 61 दिन के बाद क्या हुआ? इनका हृदयघात से देहांत हो गया। उसके बाद काफी यह बहुत तकलीफ का समय था कि इतने प्रखर मुख्यमंत्री यहाँ से अलविदा हो गए। क्योंकि यहाँ पर अब उनके जाने के बाद शासन के द्वारा काफी यहाँ पर योजनाएं चालू की गई थी। जो यहाँ पर उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार आज दिया जाता है, इन्हीं के बाद इनके नाम से प्रारंभ कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में राज्य अलंकरण पुरस्कार समाज सेवा, आर्थिक सेवा और शैक्षणिक सेवा के लिए यहाँ पर चालू कर दिया गया है। डाक टिकट आप देख रहे हो, यह डाक टिकट चालू किया गया है। फिर उसके बाद आप देख रहे हो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी जो रायपुर में है, उसकी यहाँ पर इनके नाम के साथ 1964 में स्थापना की गई है। 64 याद रखेंगे, 1964 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना रायपुर में की गई है। यहाँ से कई संबद्ध और भी यहाँ पर विश्वविद्यालय आते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, उनके जाने के बाद भी बाकायदे उनके नाम स्मृति को यहाँ पर चालू किया गया है, रखा गया है। तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व हो जाते हैं। भारत की आजादी के साथ साथ छत्तीसगढ़ की आजादी के प्रखर यहाँ पर नेता रहे हैं, राजनीतिज्ञ रहे हैं, समाज सेवक रहे हैं, मध्य प्रदेश के पुरोधा रहे हैं। बहुत कुछ है इनके साथ। एक एक करके अब हम इनका पूरा डेट वाइज देखेंगे कि कहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको। और सारे यहाँ पर प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पंडित रविशंकर शुक्ल से क्वेश्चन हमेशा आया है। और इनके कार्यकाल है जो भारतीय इतिहास और छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपको हर जगह मिलेगा, हर स्टेप में इनका नाम मिलेगा आपको। जहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम मिलेगा, पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम मिलेगा, माखनलाल चतुर्वेदी का नाम मिलेगा। बहुत सारे यहाँ पर जो है राजनीतिज्ञ नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी है। बारी बारी से इकट्ठा नाम मिलेगा, कहीं कहीं पर
अलग अलग नाम मिलेगा। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं अच्छे से। और बता दिया है आधुनिक मध्य प्रदेश के निर्माता। ये सारे चीज आपके नोट्स के लिखने के लिए एकदम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सारे नोट्स में आप यहाँ पर बना लीजिए। नए मध्य प्रदेश के पुरोधा के नाम से आए तो इनका नाम सीधे सीधे आएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आप जान चुके हैं किस तरह से थे, अब आपको दिक्कत नहीं होगी लेने में आंसर। फिर अच्छे वक्ता एवं लेखक, जो कि यह एडवोकेट थे, वकील थे, इसलिए वक्ता भी अच्छे थे। साथ में महाकौशल जैसी पत्रिका के संपादक थे, इसलिए और भी अच्छे वक्ता और संपादक थे, लेखक भी थे, कई चीजों का लेखन कला इनके अंदर थी। कानूनी विद्वान और अनुभवी राजनीतिज्ञ, यह आपको अच्छे से पता चल गया है। रियासतों के विलीनीकरण में योगदान, जब भारत का रियासत का विलीनीकरण हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, रियासत के विलीनीकरण में जो योगदान था, लौह पुरुष जिसे कहा जाता था, इसीलिए कहा जाता है कि पूरे भारत को उन्होंने एक करने का जो क्षमता रखा था उसको करके दिखाया, यह एक लौह पुरुष के गुण है। उन्होंने यहाँ पर यह रियासतों का विलीनीकरण, पूरा भारत को एकीकरण किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए उनको लौह पुरुष के नाम से पुकारा जाता है। और जो छत्तीसगढ़ में इसका योगदान दिए थे, छत्तीसगढ़ के लौह पुरुष कह लीजिए, तो वो कौन हो जाएंगे? पंडित रविशंकर शुक्ल हो जाएंगे। इनका जन्म डेट अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ऐसे महापुरुष की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, जन्म और मृत्यु, जन्म स्थल सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 अगस्त 1877, यह समय कौन सा है? यह समय ब्रिटिश का है, ब्रिटिश अधिपत्य का समय चल रहा है। यह ब्रिटिशों का आगमन कब हुआ था? 1600 में हो चुका था। जहांगीर के समय शुरुआत हो चुकी थी, हेक्टर वगैरह सब ये जहाज में आना चालू कर दिए थे, मुनरो ये सब आना चालू कर दिए थे। तो 1877 का समय क्या था? ब्रिटिश भारत का समय था। वैसे समय में भी ये प्रखर विद्वान थे, वैसे समय में ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, राजनीतिज्ञ बन गए थे और इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई भी की थी। यहीं से जन्म ले रहे हैं, इसी विषम परिस्थितियों में से ऐसे शख्सियत का जन्म हुआ है। तो 1877 का समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वैसे समय में अगर कोई मुख्यमंत्री बन रहा है तो कोई छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। वैसे समय में भी कोई मुख्यमंत्री बन रहा है। तो ये सागर जिले में इनका जन्म हुआ है। अगर जिले में पूछा जाए तो सागर जिला, उसके अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर रहली तहसील आ जाएगा। सागर जिला के अंदर, भाई जिला तो बहुत बड़ा है, आप जिस जिले में रहते हो तो क्या उस जिले के अंदर भी तो गांव है, वहां से तो आपका जन्म हुआ है, तो वो रहली तहसील आ जाएगा। और उसके बाद जो गांव अगर बोला जाएगा तो गुड़ग्राम हो जाएगा, उसका नाम गुड़ग्राम। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। क्योंकि यह ब्राह्मण थे, पंडित रविशंकर शुक्ल मतलब ब्राह्मण। तो ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार के थे। ये कान्यकुब्ज शब्द को याद रखिएगा क्योंकि इसके नाम से आगे ये एक समिति का गठन करेंगे, कान्यकुब्ज समिति का गठन करेंगे राष्ट्रीय भावना के लिए। तो इस कान्यकुब्ज शब्द को याद रखना है। अब आते हैं मृत्यु भी इसी में साथ में एक बार में याद कर लीजिए, 1956 है। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। यहाँ पर यहीं पर याद कर लीजिए, 1 नवंबर 1956 क्या हुआ? यहाँ पर मध्य प्रदेश साथ में छत्तीसगढ़ पूरा मिक्स होकर एक नए राज्य की स्थापना हुई थी। नवंबर से लेकर दिसंबर तक आप देख रहे हो, 1 नवंबर से 31 दिसंबर का समय है। यहाँ पर क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ ही समय का, कुछ ही पल का समय यह स्वतंत्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बिताए हैं और उसके बाद इनका ड्यूटी में ही रहते हुए, कार्य में रहते हुए ही इनका निधन हो गया था। इसलिए निधन का समय भी याद होना चाहिए इसके साथ मिक्स करके, ठीक है, इसके साथ मिक्स करके। और 31 दिसंबर, लास्ट दिसंबर का महीना, लोग यहाँ पर नए साल का जश्न मना रहे थे, लेकिन यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री खो दिया था इसी दिन सबने। पिता देखिए, पिता का नाम भी याद रखना है क्योंकि इनके साथ जन्मदाता भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पिता है इनके पंडित जगन्नाथ शुक्ल। जग में ऐसा पुत्र इनका मिला था, ठीक है, जग में रविशंकर जैसा पुत्र मिला था, तो जगन्नाथ शुक्ल हो जाएंगे पिता का नाम। माता का नाम तुलसी देवी ऐसी देवी, देखिए उनके गर्भ से पंडित रविशंकर शुक्ल जैसे बच्चे का जन्म, यह है तुलसी देवी। इनको भी अच्छे से याद रखना है। शिक्षा के बारे में थोड़ा जानना, शिक्षा इसलिए जानना जरूरी है आपको क्योंकि आपकी शिक्षा ही डिसाइड करती है कि आप कैसे कैसे मुड़ोगे। आपका शिक्षा जिस जगह पे रहेगा आपकी दिशा वहीं से मुड़नी चालू हो जाएगी। अगर आप इस क्लास में पढ़ रहे हो, यहाँ पर अगर राष्ट्रीय भावना की बात की जाएगी तो आपके मन में जरूर आएगा कि मुझे भी इस राष्ट्रीय आंदोलन में जाना है। अगर कोई नया एग्जाम आ रहा है, कोई क्विज कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो आपको भी लगेगा कि मैं तो पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं भी भाग ले लेता हूँ, होता है ऐसा। वैसे ही था, ये पढ़ाई इनके लिए डिसाइडर बन गई पूरी तरह से, कैसे कैसे जीवन में मोड़ आया देखिए।
जो इनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी ये तो सीधे सीधे सागर में हुई। सागर वही है जहां पर इनका जन्म वाला जगह है, जिला, तो वहीं पर सागर जो क्षेत्र है वहां के सुंदरलाल जो स्कूल है, प्राथमिक शाला है, वहां पर इनकी पढ़ाई हुई थी। यह जो स्कूल है ये पूरे भारत में ब्रिटिशों के अंडर में आने वाले जो 6 ऐसे स्कूल थे सुंदरलाल के नाम से, उन 6 स्कूलों में एक स्कूल था सागर का स्कूल, वहां पर इनका पढ़ाई हुआ था। ये सुंदरलाल शर्मा, जिनको आप जान रहे हो सुंदरलाल शर्मा जी को, उन्हीं के नाम से यह पाठशाला थी। तो ऐसे 6 थे, ब्रिटिश भारत में भी 6 थे और एक था यहाँ पर सागर में। सागर क्या था? छत्तीसगढ़ का ही तो हिस्सा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी एक थे। मुख्यालय कहाँ था? भोपाल था। आपको सारे काम करने कहाँ जाने होते थे? भोपाल जाने होते थे। आपके मार्कशीट 2000 से पहले कहाँ से बनकर आते थे? मध्य प्रदेश के भोपाल किससे बनकर आते थे, है ना। बाद में ना ये रायपुर हो गया, उसके पहले वो भोपाल से सारी चीजें होती थी। एग्जाम भी देना होता था, कहीं पर भी आपको एग्जाम सेंटर मिल जाता था। लोकल में कोई एग्जाम नहीं होता था, आपको भोपाल के किसी भी क्षेत्र में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाते थे। अब इनकी देखिए माध्यमिक शिक्षा कहाँ पे हुई? ये अपने इनके पिताजी थे पंडित जगन्नाथ, जो पंडित जगन्नाथ शुक्ल थे, ये अपने भाई, इनके भाई का भी नाम याद रखना है, गजाधर शुक्ल, जगन्नाथ शुक्ल और गजाधर शुक्ल, ये दोनों संयुक्त रूप से चले गए अब राजनांदगांव का जो पेपर कॉटन मिल है ना, राजनांदगांव का जो कॉटन मिल है बीएमसी, वहां पर जाकर ये क्या हुए, सहभागिता के साथ कार्य करने लगे। तो देखिए राजनांदगांव का यह मिल भी इनके कैरियर में शामिल है, क्योंकि बहुत सारा समय वहां पर ये बिताए थे। ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद कुछ समय के बाद अब ये रायपुर रहने लगे थे। अभी इनके पापा के हिसाब से रह रहे थे। स्थायी कब से रहेंगे? जब वकालत करने के बाद स्थायी प्रैक्टिस करने लगेंगे, तब वहां पे स्थायी रूप से अपने मन से रहने लगेंगे। अभी अपने पापा के साथ रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इनकी जिंदगी कहाँ से फिर चेंज हो रही है। अब ये यहाँ पर आगे की स्नातक की पढ़ाई करने के लिए कई लोग नागपुर गए हैं, देखे हैं, कई अलग अलग विश्वविद्यालय में पढ़े। अब ये कहाँ पर जाते हैं? नागपुर के हिस्लोप कॉलेज, लॉ से संबंधित कॉलेज, यहाँ पे लॉ संकाय में ये क्या किए, बीए एलएलबी की पढ़ाई चालू किया और वकालत की उपाधि यहाँ से लेकर आगे बढ़े। अब देखिए यहीं पर नागपुर जान रहे हो सारी चीजों का मेन सेंटर था। जो भी यहाँ पे अधिवेशन होते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जो इंडिया के जो लेवल से होते थे, प्रतिवर्ष दिसंबर महीना में होता था। कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था, वो प्रतिवर्ष अलग अलग स्थानों में होता था, है ना। तो जब जहां जहां पर डिसाइड होता था तब वहां पर होता था, लेकिन दिसंबर माह में होता था। और विशेष अधिवेशन बुलाए जाने पर दिसंबर के अलावा भी होते थे। आपको वहां पर दिसंबर के अलावा जब डेट मिलेंगे, जैसे कि असहयोग आंदोलन के समय 2 डेट मिलेंगे आपको, एक स्थायी जो दिसंबर के समय होते हैं वह डेट मिलेगा, और एक जो विशेष अधिवेशन लगाए जाते हैं वह मिलेगा, विशेष मीटिंग बोलते हैं जिसको, वह मिलेगा। और भारत छोड़ो आंदोलन का भी आपको डेट मिलेगा, एक वर्धा प्रस्ताव और एक ग्वालियर टैंक वाला मुंबई अधिवेशन। यहाँ पर 2 डेट आपको मिलेंगे। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अलग अलग, क्योंकि एक विशेष प्रस्ताव के लिए बुलाया जाता था और एक जो दैनिक चलते थे दिसंबर में हर साल, वह वाला होता था। यहाँ पर जो नागपुर का जो एरिया था, यहाँ पर अधिकतर होते थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था, वह अधिकतर कहाँ पे होते थे? नागपुर एरिया में। कभी अमरावती में होता था, कभी वर्धा में होता था। देख लो 2 नाम दिख ही गए हैं, वर्धा भी। ऐसे करके बहुत सारे अधिवेशन अक्सर यहाँ पर हुआ करते। राष्ट्रीय नेताओं का आगमन क्षेत्र यहाँ पर होते रहता था। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना में इनके अंदर धीरे धीरे बढ़ने की शुरुआत हो गई थी। राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आने लगे थे। और ब्रिटिशों का समय तो चल ही रहा था, जैसे जैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन अंदर में जो था, पढ़ेंगे तुम्हारे कॉलेज में लेकिन होंगे हम अपने भारत के। ये सब क्या थे? भारत याद रखिएगा। नागपुर में ही 1898 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 13वें अधिवेशन में यह भाग लिए थे। अभी देखिए 13वां अधिवेशन भी हो रहा है नागपुर में, और इस 13वें अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हो रहा था नागपुर में, इसमें यह सहभागिता दिए थे, पार्टिसिपेट किए थे। अब उसके बाद इनकी पढ़ाई पूरी हो गई, विधि की पढ़ाई। देखिए ये पढ़ाई ही डिसाइड कर दिया कि अब इनको करना क्या है। विधि की पढ़ाई में विधि की बहुत अच्छे जानकार थे, लेकिन विधि को भी किनारे रखना पड़ा इनको भारतीय क्षेत्र में। अब देखिए यहाँ पर सरायपाली में आ गए, कुछ दिन के तुरंत तो चालू नहीं किए थे। सरायपाली में कुछ दिन आकर क्या किया, सूखा एवं राहत कार्य का जो निरीक्षक होता है नौकरी, वह करने लगे। इसी में बहुत अच्छा काम करते करते इनको प्रमोशन दिया गया। तो क्या बन गई है? नायब तहसीलदार का इनको प्रमोशन दिया गया। नौकरी बस कुछ टाइम का था, इनको नौकरी में जरा भी इनका रुझान नहीं था, जैसे जैसे कर रहे थे। पदोन्नति में नायब तहसीलदार बन गए, लेकिन इनको वो भी नहीं चाहिए थी। इनके अंदर तो राष्ट्रीय भावना थी, वह चल रही थी।
1902 में अब देखिए, इसके बाद वह भी नौकरी नहीं किए, फिर क्या कि 1902 में चले गए खैरागढ़। खैरागढ़ का रियासत एक अलग था, उस रियासत में एक प्रधान अध्यापक की नौकरी यहाँ पर की। नौकरी जो शिक्षक की होती है वह भी इनके करियर में विशेष काम कर गई। पढ़ाते पढ़ाते वो बच्चों के साथ जुड़ गए और राष्ट्रीयता की भावना बच्चों में भी धीरे धीरे विकसित करने लगे। अब वहां पर धीरे 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 इनका प्रगति चालू हो गया अंदर से। अब आते हैं 1905 का समय। यहाँ भारत में क्या चल रहा था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो राष्ट्रीय व्यक्तित्व का होता है ना, स्वतंत्रता संग्राम का, जिसके अंदर दीपक जलता है ना, वो यहाँ पर तो रुक ही नहीं सकता था। पूरे भारत में आग लगी है तो छत्तीसगढ़ के कुछ लोग कैसे यहाँ पर शांत रह सकते हैं? उस आग में रोटी नहीं सेकेंगे, उस आग में बिल्कुल तबाह करेंगे ब्रिटिशों को। यहाँ पर चालू हो गया था काम। देखिए 1905 का समय था, भारत में बंगाल विभाजन हो गया था। दो राष्ट्रों का यहाँ पर विभाजन किया जा रहा था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। यहाँ पर भेदभाव का भावना उत्पन्न कर दिया गया था। पूरे भारतीयों को यहाँ पर अलग खेमे में बांटा जा रहा था। उनकी नीति क्या थी? जो यहाँ पर एकता हो रही थी लोगों में, वह तोड़नी थी। लेकिन नाम क्या दिया गया कि प्रशासनिक विभाजन कर रहे हैं, काम को सुटेबल करने के लिए। लेकिन अंदर में क्या था? बिल्कुल फूट डालना है और शासन। लॉर्ड कर्जन का समय चल रहा था, लॉर्ड कर्जन का ही भावना था, उसके लिए सीधे सीधे यही नियम चलता था, फूट डालो और शासन करो। दो विभाजन करो, फूट डालो, इसको भड़काओ उसको भड़काओ, बीच में अपनी रोटी सेकने की यहाँ पर भावना चल रही थी। यहाँ पर इसी को सहमति देने के लिए इसके बाद क्या होगा? विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। प्रस्ताव पारित करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अब नियमित अधिवेशन हो रहा है यहाँ पर ना, दिसंबर माह में। तो यहाँ पर देख रहे हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन अब कहाँ होता है? बनारस में। इस बनारस अधिवेशन को आप भारतीय इतिहास में भी याद करोगे। जो स्वदेशी आंदोलन का, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत करनी थी, जुलाई 1905 में जो शुरुआत होनी थी, उसका प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के लिए जो प्रस्ताव पारित करना था वो बनारस में हुआ था, जिसका पूरा नाम हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। इसके बाद सब सहमत हो गए थे कि हाँ, भारत में अब स्वदेशी आंदोलन चालू होगा। उसके बाद पूरा भारत एक हो गया था और स्वदेशी आंदोलन का स्टार्टिंग हो गया था। यहाँ पर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बहुत सारे ऐसे नेता थे जिसका नाम आप भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत में यह आंदोलन चालू हो गया था। यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर थे जो अमर सोनार बांग्ला यहाँ पर गीत गाए थे, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना था। यहाँ पर मतलब राखी पहनाने का काम किया गया था, एकता की बात लाई गई थी। यह पूरा राष्ट्रवाद के लिए चालू कर दिया गया था। जो कि आप यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अध्ययन वहां पर भी करना है कि यहाँ कहाँ से शुरुआत हुई, कौन से डेट में स्वदेशी आंदोलन को लगाया गया था। मतलब जो यहाँ पर 1905 का कर्जन नीति कब लगाया गया था, उसके विपक्ष में यह बैठक हुई थी। फिर उसके बाद कब लागू हुआ था? 16 जुलाई 1905 में लगभग यह आंदोलन चालू हो गया था। उसके बाद पूरा भारत इसमें एक हो गया था। यहाँ पर कई चीजें त्याग कर दी गई थी ना, यहाँ पर बहुत सारे स्वदेशी मतलब स्वदेश का ही अपनाना है, बाकी यहाँ पर विदेशी चीजें छोड़नी है। इसमें क्या होगा? उनके विद्यालय का भी त्याग होगा, उनके स्कूलों का त्याग होगा, उनके कपड़ों का त्याग होगा, उनके खान पान का त्याग होगा। होली जलाई गई थी, यहाँ पर बहुत कुछ किया गया था। यहाँ पर देख रहे हो स्वदेशी आंदोलन का यहाँ पर अनुमोदन हो गया और पूरे भारत में यह चालू हो गया। ध्यान से सुनोगे क्योंकि ये यहाँ छत्तीसगढ़ से सीधा संबंध है इसका। छत्तीसगढ़ क्या अलग है? आज भारत में जो नीति चालू हो रही है क्या छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो रही है? वैसी सब लागू होता था उस समय भी। अब इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन हो रहा है यहाँ पर, जिसमें अध्यक्ष पद का विवाद होता है। अध्यक्ष पद का विवाद कैसे होता है? गरम दल बोलता है कि हमारा नेता ये नियुक्त होना चाहिए, नरम दल बोलता है कि हमारा नेता यह नियुक्त होना। गरम दल क्या बोलता है कि हमारा जो नेतृत्वकर्ता बनेगा, इस कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनेगा वो होगा लाला लाजपत राय। गरम दल के नेता कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और नरम दल के नेता बोलते थे कि नहीं, यहाँ पर रास बिहारी बोस बनेंगे। तो नरम दल के नेता हुआ करते थे रास बिहारी बोस हुआ करते। दोनों में यहाँ पर बहुत विवाद हो गया था कि यहाँ पर नेताजी कौन बनेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। यही कलकत्ता अधिवेशन है, याद रखिएगा, बहुत विवादित यहाँ पर रहा है। इसके बाद से भारत की स्थिति थोड़ी सी खराब होने लगी थी क्योंकि विवाद चालू हो गया था यहाँ पर। तो देख लो कलकत्ता अधिवेशन हो रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो विवादित स्थल रहा है। नेता कौन बनेंगे यहाँ पर, उनके नेतृत्वकर्ता कौन बनेंगे या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, यहाँ पर विवाद होता है। फिर बाद में यहाँ पर सर्वसम्मति से धीरे से विवाद को टाला गया।
कि नरम दल के नेता यहाँ पर रास बिहारी बोस को नियुक्त किया गया। फिर भी वह झोंका चल ही रहा था, 2-3 विवाद चल रहे थे। अब दूसरा विवाद इसमें क्या हो गया था कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, इसके लिए विवाद हो रहा था कि अगला जो यहाँ पर बैठक होगी वो कहाँ पे होगी। तो कोई बोलता था कि सूरत में होगी, कोई बोलता था नागपुर में होगी। नागपुर में करने के लिए कौन बोलते थे, उग्रवादी या गरम दल के नेता बोलते थे कि नहीं, अगला बैठक नागपुर में होगा। लेकिन यहाँ पर नरम दल के जो नेता थे वो क्या बोलते थे कि नहीं, सूरत में होगा। तो यहाँ पर सूरत की फूट अब चालू हो जाती है। आगे जाके आपको दिखने वाला है कि सूरत का विभाजन, सूरत की फूट देखिए यहाँ पर से धीरे धीरे शुरू हो गया है, अंदर की यहाँ पर टूट है ना, यहाँ पर सूरत की फूट आपको मिलने वाली है। ये देखिए 1907 का समय आता है। इसमें जो 1906 वाला है कलकत्ता अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष पद का विवाद था। इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल शामिल थे। यह भी याद रखना है, छत्तीसगढ़ से शामिल होने वाले व्यक्ति आपको मिलने वाले। 1907 में गरम दल और नरम दल भारत में भी अब अलग हो जाते हैं। एक तरफ गरम दल के नेता हो जाते हैं, दूसरी तरफ नरम दल के नेता हो जाते हैं। अब छत्तीसगढ़ भी उसमें पूरा फॉलो कर रहा है। यहाँ पर भी आपको छत्तीसगढ़ में 1907 में नरम दल का पार्टी अलग मिलेगा, गरम दल का पार्टी अलग मिलेगा। आपको पूरा याद रखना पड़ेगा एक एक नेता को कि नरम दल में कौन शामिल थे, गरम दल में कौन शामिल थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा उसमें से आपको। तो इसमें सीधे सीधे रविशंकर शुक्ल हो जाएंगे, गरम दल के नेता हो जाएंगे। रवि से याद मैंने करवा दिया है, रवि मतलब हीट, हीट मतलब तपता हुआ चीज, मतलब गरम दल का नेता थे। अब आते हैं 1906 में। अब ये देखिए रायपुर में स्थायी रूप से रहने लगे। यहाँ से इनका शुरू होता है रायपुर के लिए डायरेक्ट काम करना चालू। अब जब जब जहां जहां आंदोलन देखोगे, इसके बाद से जो भी आंदोलन आप देखोगे, सीधे रायपुर का नाम आएगा, है ना। डायरेक्ट आंसर में आपका हो जाएगा कि पंडित रविशंकर शुक्ल कहाँ से नेतृत्व किए थे, सीधे रायपुर से नेतृत्व किए थे। आगे देखिएगा यहाँ पर से सीधे अपना वकालत भी चालू करते हैं। वकालत के साथ साथ यह राष्ट्रीय आंदोलन को शुरुआत कर देते हैं। अब यहाँ ये असहयोग आंदोलन में वकालत छोड़े भी थे। आप वहां पर देखिएगा असहयोग आंदोलन में क्वेश्चन आता है कि अपनी वकालत की उपाधि छोड़ने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे। तो रायपुर का भी नाम आएगा, बिलासपुर का भी नाम आएगा, दुर्ग का नाम आएगा, धमतरी का नाम। रायपुर से वकालत छोड़ने वालों में से एक थे यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल थे। अब यहाँ पर रायपुर में निवास करने लगे हैं, राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी है। अब इनके कैरियर क्या देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ से जोड़ना चालू हो गया है। 1912 में कान्यकुब्ज, यहाँ 1912 में कान्यकुब्ज सभा की स्थापना की थी। क्योंकि इनका जो कुल था वो कान्यकुब्ज कुल था, मैंने पहले ही बता दिया था कि याद रखना है कि पंडित रविशंकर शुक्ल का जो कुल खानदान था वो कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार था। तो सबसे शुरू में ही अपने कुल परिवार के हिसाब से यहाँ पर 1912 में कान्यकुब्ज सभा की स्थापना की। यह क्वेश्चन आ चुका है कि कान्यकुब्ज सभा की स्थापना कब की गई थी। तो 1912 में की गई थी। 12 कन्याएं याद रख लेना, 12 यहाँ कन्या लगा है ना, कान्य कन्या, 12 कन्या याद रख लेना यहाँ पर। तो 12 से क्या हो जाएगा, 2012 याद आ जाएगा, और कान्य का कन्या याद आ जाएगा, 12 कन्या ये, और ये कन्या को याद रख लेना। 1915 में अब याद रखना है आपको कि यहाँ पर गोखले स्मृति कोष बना था। गोपाल कृष्ण गोखले नाम सुने हो, उनकी स्मृति में एक कोष की स्थापना की गई थी जिसमें सब अपने कुछ अपनी राशि, अपने हिस्से डोनेट करने थे, ताकि भारत में यहाँ पर आगामी जो भी कार्य करना है उसके लिए मजबूती प्राप्त हो सके। तो गोखले स्मृति कोष के यह छत्तीसगढ़ में सचिव बने थे। सचिव को याद रखना है यहाँ पर, और इसे भी याद रखना। यहाँ सारा आपको एकदम कंठस्थ रखने वाली चीजें मिलने वाली हैं। फिर आते हैं 1916 का होम रूल आंदोलन। मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ सीधे सीधे तिलक, बाल गंगाधर तिलक के एरिया में, या फिर पूरे डिवाइड होने के हिसाब से पूरा मध्य प्रांत छत्तीसगढ़ सब कुछ यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के एरिया में आता था। अब यहाँ होम रूल आंदोलन 1916 में स्टार्ट हो चुका था। 17-18 यहाँ तक होम रूल आंदोलन चलना चालू हो गया है। तो यहाँ पर यह होम रूल आंदोलन के ये सदस्य बन जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक प्रभावित है, मैंने बता दिया है, और इसको याद रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में ऐसे सदस्यों की संख्या कुल 99 थी। आपको उसमें इतिहास में जाके देखना पड़ेगा कि रायपुर से कितने सदस्य थे होम रूल आंदोलन में, बिलासपुर से कितने सदस्य थे, और अन्य जिलों से कितने सदस्य थे। लेकिन टोटल में यहाँ बता रही हूँ कि 100 में एक कम ना, 100 में एक कम, मतलब यहाँ पर होम रूल लीग आंदोलन में तो छत्तीसगढ़ से जितने सदस्य यहाँ पर थे, सीधे सीधे 99 सदस्य थे यहाँ पर। रायपुर सीधे नाम आ रहा है रायपुर का। रायपुर में होम रूल लीग क्षेत्रीय सम्मेलन का यहाँ पर चालू किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल करते हैं। 1918 में होता है, यह डेट याद रखना है कि ये जो रायपुर में होम रूल लीग क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था वह कब हुआ था, छत्तीसगढ़ में 1918 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल ने की थी।
अब यहाँ पे आते हैं 1919 का समय, रोलेट एक्ट विरोध। मैंने बता दिया कि रोलेट एक्ट बहुत ही दुखदायी समय था, जहां पर सीधे सीधे जेल में भरा जा रहा था भारतीयों को बिना किसी कारण के, ना उन्हें समय दिया जा रहा था, ना उनको कोई वकालत किसी वकील से परामर्श करने का भी टाइम दिया गया था। सीधे ना अपील, ना वकील, ना दलील के पैमाने पर सीधे सीधे जेल कर दिया जा रहा था। और यहाँ पर इसका विरोध छत्तीसगढ़ में कौन किया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल इसका विरोधकर्ता में शामिल थे। मुख्य नेता हो जाते हैं रायपुर से। 1920 में आते हैं खिलाफत आंदोलन। इस समय खिलाफत आंदोलन चालू हो चुका था भारत में। छत्तीसगढ़ में भी खिलाफत आंदोलन का पूरा यहाँ पर कार्य किया जा रहा था। यहाँ पर यह रायपुर में यह सम्मेलन हो रहा था खिलाफत आंदोलन का। यहाँ पर राष्ट्रीय नेता जो थे, भारत के जो राष्ट्रीय नेता थे खिलाफत आंदोलन के, असगर अली थे। याद रखिएगा, हाँ, भारत में खिलाफत आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता थे वह असगर अली थे। इसी समय यह छत्तीसगढ़ में रायपुर इस आयोजन में आए थे। तो यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल ने बहुत बड़े कथन कहे थे। यह कथन आपको डायरेक्ट एग्जाम में अगर मिल जाए तो इसको जरूर बनाइएगा। अब हम ना हिंदू हैं ना ही मुसलमान हैं, हम तो पूरे भारतवासी हैं, ऐसा करके कथन अपने शब्दों में भी याद रखिएगा। देखिए, अब हम हिंदू मुसलमान नहीं रहे वरन हिंदुस्तानी बन गए हैं। यह कथन किसका है? तो सीधे सीधे आ जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल का। और किस दौरान बोला गया था? रायपुर के खिलाफत आंदोलन का जो चल रहा था, वहां पर असगर अली आए थे, उस समय इन्होंने अपने भाषण में बोला था। 1920 में रायपुर से असहयोग आंदोलन में वकालत का त्याग करने वाले प्रमुख व्यक्ति हो जाते हैं। पूरे भारत में वकालत का त्याग किया जा रहा था। जितने उनके कोर्ट थे, जो उनका कोर्ट था, वह सब कोर्ट का त्याग कर दिया जा रहा था। जितने सिविल कोर्ट उन्होंने खोले थे, सबका परित्याग कर दिया। तुम्हारा हमको वकालत नहीं करना है तुम्हारे कोर्ट में, हम अपना सेल्फ काम करेंगे, तुम्हारी वकालत पकड़ो, नहीं करेंगे तुम्हारा। यहाँ पर वकालत का भी त्याग कर दे रहे थे। जो सरकारी नौकरी कर रहे थे वो सरकारी नौकरी का त्याग कर रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं कि यहाँ पर इस आंदोलन के समय सरकारी नौकरियों का त्याग करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे। कूट में क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत सारे आए हुए हैं। वहीं पर वकालत का त्याग करने वाले व्यक्ति में एक शामिल थे रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल। ऐसे ही बिलासपुर, धमतरी और दुर्ग से भी कई व्यक्ति आपको मिलने वाले हैं, जो कि बिल्कुल आपको याद करने वाला है। इतिहास में सारी चीजें एक जगह मिलेंगी, पर यहाँ पर हम रविशंकर शुक्ल का देख रहे हैं। तो रायपुर से इन्होंने वकालत का जो उपाधि था वह सब त्याग कर दिया था। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी तो अपनी उपाधि का त्याग किया था, नाइट की उपाधि मिली थी ना। हाँ, तो भारत में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो अपनी नाइट की उपाधि का भी परित्याग कर दिए थे। जिन्होंने जो जो अंग्रेज लोग देते थे सब नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे फटकार देते थे, नहीं चाहिए कुछ हमको। अब इसी में जो देखिए यहाँ पर असहयोग आंदोलन में वकालत का त्याग किए। अब उनका जो स्कूल चल रहा था, सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार का जो स्कूल चल रहा था, उसका भी परित्याग चालू कर दिए। हमको ऐसे विद्यालयों की जरूरत नहीं है जो अंग्रेजों की स्थापित की, हम अपना विद्यालय खुद चालू कर लेंगे। हम तुम्हारा सहयोग नहीं करते, हमारे बच्चे तुम्हारे यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम अपने बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाएंगे। हम हमारे बीच से बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रधान अध्यापक बन गए हैं, टीचर बन गए, हम लोग किसी बात में कम नहीं है। तुम्हारा स्कूल नहीं चाहिए, तुम्हारा विद्यालय नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, न कपड़े चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब त्याग दिए। सविनय इसी को बोलते हैं, असहयोग इसी को बोलते हैं। सहयोग ही नहीं करेंगे, ना पढ़ेंगे। स्कूल जाओगे तो कोई बच्चे ही नहीं भेजेगा तो किसको पढ़ाओगे? सब खत्म कर देंगे, पढ़ाने नहीं भेजेंगे, जाओ। 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कर दी है, मतलब भारत का राष्ट्रीय विद्यालय का स्थापना हो गया। अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पर बहिष्कार हो गया। देख लो, भारत में भी बहुत सारे राष्ट्रीय विद्यालय की जगह जगह स्थापना की गई है, और छत्तीसगढ़ में भी पंडित रविशंकर शुक्ल ने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की है। यह हो गया। अब इस डेट को भी आपको ध्यान देना है। भारतीय इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह डेट इनके लिए याद करना है। 22 मार्च 1922, 22 है ना, 22 मार्च 1922 रायपुर राजनीतिक परिषद के अधिवेशन में स्वागत अध्यक्ष बने एवं गिरफ्तार हुए। बहुत विवादित है ये, इसको सुनोगे ना अच्छे से तो बहुत हंसोगे भी तुम, मतलब बहुत यहाँ पर कैसे बताऊं। जैसे कि 22 मार्च 1922 का दिन है ना, यहाँ पे क्या हो रहा था, रायपुर राजनीतिक परिषद का यहाँ पे अधिवेशन चल रहा था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कोई और थे, दूसरे थे, अभी यहाँ पर ज्यादा टिप्पणी नहीं बताएंगे, हल्का सा बताएंगे। और जो इसके स्वागत अध्यक्ष थे, यहाँ पर देख रहे हो, स्वागत अध्यक्ष थे कौन थे यहाँ पर? पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जो द्वार पर स्वागत करके बोलते हैं कि चलिए हाँ आप जाइए। तो वहां पर पास होता है ना, किसी बड़े आयोजन में पास दिया जाता है, पास की व्यवस्था की गई थी। जिसके पास होगा वही अंदर जाएगा। यहाँ पे 2 थे पुलिस वाले थे, जो डीएसपी लेवल के थे, ऊपर के थे, उनको पास नहीं था उनके पास, जबरदस्ती घुस रहे थे इस आयोजन में, जो चल रहा था आयोजन, यहाँ जबरदस्ती घुस रहे थे। पर यहाँ पर रविशंकर शुक्ल वहां पर बिल्कुल बोले कि नहीं जाने देंगे,
आप कुछ भी हो, पास नहीं होगा, नहीं जाने को मिलेगा, जो भी हो जाओ बाहर। तो उसका नाम बताया जाएगा, पर इस अध्ययन में पढ़ेंगे तब। नहीं जाने, अंत तक नहीं जाने दिए, बिल्कुल एक कदम लगे, जैसे एक कदम तो मार के बच्चे तो भगा देते थे, अंदर कैसे घुसेगा, फिर एक कदम रहता तो फिर एक लात मारते थे, चल बाहर, यहाँ पे पास लेके आया है, नहीं घुसने दूंगा, यहाँ का स्वागत अध्यक्ष मैं हूँ, मतलब नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। वहीं पर उसको धक्का मुक्की करके बाहर निकाल दो, पुलिस बल लेकर आया, इसको गिरफ्तार करके ले गया। पुलिस बल आया, गिरफ्तार करके ले गए। उसके बाद क्या चीज के आरोप में कि गिरफ्तार करोगे भाई, इतना बड़ा कौन सा काम किया है, हमारा यहाँ पे सम्मेलन चल रहा है, तुम जबरदस्ती क्यों घुसो, एक लाख तो फिर एक लाख मार देते थे करके। उसी में वो पुलिस लेकर आया, गिरफ्तार करवा दिया, बस इतनी ही सी बात है। फिर जैसे ही वहां पर सारे लोग विरोध चालू कर दिए, हमारे स्वागत अध्यक्ष को बाहर करो, उन्होंने कौन सा गलत काम किया है, बिल्कुल मनमानी नहीं चलेगी, फिर वो वहां उठाकर वापस लेकर आते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक हंसने वाली बात यहाँ पर हो जाती है, और उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है 22 मार्च 1922 का समय, रायपुर राजनीतिक परिषद का सम्मेलन, जिसके स्वागत अध्यक्ष बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल। अब यहाँ पर 1922 का समय आता है, नागपुर में आयोजित हो रहा है मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन। मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य सम्मेलन जो नाम है इसका, वो नागपुर का इसका समय चल रहा है, नागपुर में आयोजन हो रहा था। नाम क्या था? मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन, क्योंकि पहले पूरा सीपी एंड बरार का हिस्सा था, जैसे मध्य प्रदेश, सीपी एंड बरार, नागपुर का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र, छत्तीसगढ़, सब कुछ एक में था। तो ये इस नाम से हर जगह एक ही जगह नाम चल रहा था। अब इसका सम्मेलन हो रहा था नागपुर में, जिसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1922 में नागपुर आयोजित मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल ने की थी। उनको आप बहुत जगह पाओगे, मतलब इतना ज्यादा काम किए हैं ना अपने कैरियर में कि इनसे तो क्वेश्चन बन रहा है और इनको छोड़ा ही नहीं जाता है किसी भी क्वेश्चन में। अब आते हैं 1923 का समय। 1923 का समय चल रहा है स्वराज्य दल की स्थापना का समय। रायपुर से स्वराज दल के नेता बने एवं मध्य प्रांत विधानसभा से स्वराज्य दल निर्वाचित सदस्य थे। क्योंकि भारत में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हो गई थी, चाहे स्वराज्य पार्टी बोल लीजिए, चाहे स्वराज्य दल बोल लीजिए। भारत में वहां पर देख रहे हो चितरंजन दास के अध्यक्षता में वहां पर यहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई थी। उनका उद्देश्य क्या था कि जो विधान परिषद है उसमें भारतीयों के लिए सीट चाहिए, हमको बकायदे वहां पर सीट चाहिए। ऐसे करके काफी उन्होंने अपनी सीटों का वहां पर सृजन करवाया था। भारत में कई लोग चुनकर यहाँ पर जीत कर गए थे सीट में। छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर वही बात हो रही थी कि छत्तीसगढ़ में भी, और मध्य प्रदेश शामिल है, सीपी एंड बरार है, उसमें भी हमारा सीट हो करके। यहाँ पर देख रहे हो मध्य प्रांत विधानसभा से स्वराज्य निर्वाचित सदस्य थे। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे, यहाँ से निर्वाचित सदस्य थे जो वहां के विधानसभा में गए थे। अब आते हैं 1923 का समय। रायपुर जिला परिषद, सीधे सीधे याद रखना है कि रायपुर जिला परिषद जो 1923 में था उसके अध्यक्ष बने थे। रायपुर जिला परिषद के अध्यक्ष 1923 में कौन बने थे? पंडित रविशंकर शुक्ल बने थे। 1925 में मैंने बताया कि यहाँ पर चितरंजन दास की मृत्यु हो गई थी। वह स्वराज्य पार्टी, स्वराज दल का क्या हो रहा था, अब प्रभाव खत्म होने लगा था। अब यहाँ पर स्वतंत्र दल की स्थापना हो गई थी। पूरे भारत में स्वतंत्र दल की स्थापना हुई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्र दल का यहाँ पर स्थापित किया गया था, स्थापना हो गया था। इसके सदस्य कौन बने थे? पंडित रविशंकर शुक्ल बने थे। सीधे सीधे नाम से यहाँ पर याद रखना। सारे आंदोलन में आपको दिखेंगे यह, इसलिए इनके साथ तो पूरा इतिहास जुड़ जाता है ना, सारे आंदोलन में मिलने वाले हैं। अब आते हैं 1926 से 1937 तक का समय। क्या ये समय था? यहाँ पर रायपुर जिला बोर्ड के सदस्य रहे हैं। देखिए 1926 से शुरू होता है और 1937 तक यह रायपुर जिला बोर्ड के सदस्य रहे थे। अब आते हैं 6 अप्रैल से 13 अप्रैल। मैंने बताया था शुरू में ही कि पूर्ण स्वराज्य सप्ताह मनाया जाएगा। 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक हर दिन डिवाइड रहेगा किसी दिन क्या करना है। किसी दिन पिकेटिंग दिवस मनाना है, किसी दिन स्वराज्य दिवस मनाना है, किसी दिन मदिरापान निषेध दिवस मनाना है। हर दिन यहाँ पर फिक्स था, वह डेट भी आपको अलग से याद कराया जाएगा। यहाँ पर जान लीजिए कि यह समय कौन सा था। सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि पूर्ण स्वराज्य सप्ताह का तिथि क्या था। 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 1930 का समय था, जिसमें पूर्ण स्वराज्य सप्ताह मनाया गया था। जिसके नेतृत्वकर्ता स्वयं कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पूरे स्वराज्य का सप्ताह का नेतृत्वकर्ता बोला जाएगा तो सीधे सीधे पंडित रविशंकर शुक्ल होते हैं। अब आते हैं नमक कानून तोड़ो, जो दांडी मार्च का समय चल रहा था भारत में। पूरा भारत एक है, यह यहाँ पर दिख रहा है, और मध्य प्रांत, सीपी एंड बरार, सब कुछ उसी में है। मध्य प्रांत इतना इंपॉर्टेंट जगह है ना कि भारत का हृदय स्थल कहा जाता है, आप जान रहे हो। भारत का अगर कोई हृदय है तो वह मध्य प्रांत ही है, जिसमें नागपुर,
महाराष्ट्र और सीपी एंड बरार का एरिया है जो, और ये मध्य प्रदेश पूरा तो है ही है, और छत्तीसगढ़ पूरा कंप्लीटली भारत का हृदय स्थल कहा जाता है इसको। यहाँ पर नमक कानून यहाँ पर भी तोड़ा गया था। ये देख लो 1930 का समय है, डेट याद रखेंगे 15 अप्रैल 1930 का है यह दिन, और इस दिन नमक कानून तोड़ा गया था। NaOH सोडा को किसके साथ मिलाया गया था? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करा के यहाँ पर सांकेतिक रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया था, क्योंकि अपने यहाँ समुद्र नहीं है इसलिए यहाँ पर सांकेतिक नमक कानून तोड़ा गया था। इसी में 1930 के समय इनको 3 साल की सजा दी गई थी, इसी अपराध में, बस NaOH मिलाए थे, बस उसी में 3 साल की सजा इनको दे दी गई थी। अब भारत में आते हैं द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम देखिए 1930 में था, डेट याद रहना चाहिए कि प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून का समय था वह था 1930 का समय था, और दूसरे बार जब सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था वह 1932 का समय था। यहाँ पर द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में मैंने बताया था कि चौथी डिटेक्टर कौन बनी थी इसी द्वितीय वाले में? डॉक्टर राधाबाई रायपुर की नगर दाई जिसे बोला जाता है, वह इस आंदोलन में एकमात्र महिला थी जो 8 डिटेक्टरों में से चौथे नंबर की डिटेक्टर थी। क्रम भी याद रखना है, इसीलिए पहला यहाँ पर आया है। इस द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1932 में संचालित हो रहा था, इसके प्रथम डिटेक्टर थे यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल थे, क्योंकि यहाँ पर डिटेक्टरों की नियुक्ति की गई थी जो एरिया संभाल रहे थे उसके लिए नाम ही था डिटेक्टर, बस इसी रूप में याद रखना है। अब आते हैं इसी के समय, ये जो 29 जनवरी 1932 का है पेशावर दिवस मनाया गया था, क्योंकि जो यहाँ पर आपका उत्तर पश्चिम हिस्सा है भारत के नक्शे में, आप देखिएगा कि उत्तर पश्चिम में पेशावर है, तो वहां पर आपको यहाँ पर मिलेगा, वहां पर बहुत अत्याचार हो रहा था, उसी की याद में यहाँ पर 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस मनाया गया था। यह क्वेश्चन कई बार आया है कि पेशावर दिवस कब मनाया गया है, तो यहाँ पर आपका याद रखना है 29 जनवरी और समय वर्ष है 1932, बिल्कुल याद रहना चाहिए, एकदम रट्टम रट्टा यह डेट और यह कार्य। अब आते हैं 1935 यहाँ पर क्या किए हैं? महाकाली साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किए हैं। देखिए यहाँ पर सीपी एंड बरार यहीं से चालू हुआ है बनना, पहले तो पूरा भारत देखा है। यही 1935 में सीपी एंड बरार यानी मध्य प्रांत को लागू किया गया था, नामकरण दिया गया था, यही 1935 का समय है। यहाँ पे महाकाली साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किए हैं 1935 में, क्योंकि यह पत्रिका का यहाँ कहीं पर आपको ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगा, पर याद रखना है कि ऐसी पत्रिका से क्वेश्चन उठता है, अभी तक नहीं आया है, पर ऐसी पत्रिका का गुण रहस्य वाला क्वेश्चन अगर आता है तो घुस कर पूछे जाने वाले क्वेश्चन में यह हो जाता है कि महाकाली पत्रिका का जो संचालन था, प्रकाशन था, वह कौन किया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल किए थे, और यह 1935 का ही समय था, और सीपी एंड बरार का पूरा नामकरण भी यहाँ पर दिया गया था। अब आते हैं, देखिए मैंने इसको बता दिया है कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति के यह समर्थक थे। जो बीएसपी प्लांट है, स्टील प्लांट है, उसकी स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है, इसलिए आर्थिक क्षेत्रों में इनके नाम से आज राजकीय अलंकरण दिया जाता है, क्योंकि यह आर्थिक क्षेत्र है। भिलाई स्टील प्लांट क्या है? एक आर्थिक जोन बन जाता है, यहाँ से अर्थव्यवस्था क्या होती है? मजबूत होती है। औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा यह कदम था, इसलिए आर्थिक क्षेत्र में भी अच्छा काम करने वालों को यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल राजकीय सम्मान प्रदान किया जाता है। और सामाजिक क्षेत्र तो आप देख रहे हो, पूरा सामाजिक क्षेत्र ही कर रहे हैं, एडवोकेट रहते हुए ही पूरे समाज के लिए स्वतंत्रता का काम कर रहे हैं। पत्रिकाएं यहाँ पर दे रहे हैं, महाकाली पत्रिका के माध्यम से लोगों में जन जागृति। क्या है ये पत्रिका का काम? क्या है? लोगों में जन जागृति पैदा करना है, राष्ट्रवाद की भावना का यहाँ पर जल्दी से जल्दी मतलब फैलाव करना है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, ये तो हो गया आर्थिक क्षेत्र में। आपको दिख रहा है ना, आपने एक लाइन में तो पढ़ लिया कि राजकीय सम्मान दिया जाता है पंडित रविशंकर शुक्ल की स्मृति में, पर उन्होंने ऐसा काम क्या किया था कि दिया जाता है? सारे काम आपके सामने है अब कि उन्होंने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जो सामाजिक क्षेत्र में भी दिया जाता है, आर्थिक क्षेत्र में भी दिया जाता है, और यहाँ पर शैक्षणिक क्षेत्र में भी दिया जाता है। यहाँ पे आपने देख लिया कि जो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की बात की गई है वह हो जाता है आर्थिक क्षेत्र में पुरस्कार। अब यहाँ पर जो देखने वाले हैं वह हो जाएगा शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य। यहाँ पर शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने खुद शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे बहुत सारे यहाँ पर महाविद्यालयों की स्थापना की है। आगे चलकर मुख्यमंत्री बने हैं तो विद्या मंदिर योजना की भी यहाँ पर स्टार्टिंग इन्होंने की है। शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ इन्होंने किया है। यहाँ पर देख लो,
रायपुर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना, आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना, विज्ञान साइंस कॉलेज की स्थापना, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। शिक्षा का क्षेत्र चहुमुखी क्षेत्र है, देख रहे हो सारी चीजें इन्होंने स्थापना में अपना योगदान दिया है, भरपूर यहाँ पर रहे हैं, इसका श्रेय जाता है इनको। तो शैक्षणिक क्षेत्र में भी बढ़िया काम करने वालों को यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल राजकीय सम्मान, राजकीय अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। और सामाजिक क्षेत्र तो आप, हम सामाजिक क्षेत्र भी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं पुरस्कार में? तो सामाजिक क्षेत्र तो पूरे में आ जा रहा है, जो कूदे हैं ये जो पूरे इतिहास में आप देख रहे हो, जो सत्याग्रह कर रहे हैं, गांधी जी जैसा काम कर रहे हैं, तो सामाजिक क्षेत्र हुआ ना। तो तीनों ही क्षेत्र में कार्य करने वालों को यहाँ पर पुरस्कार की पूरी यहाँ पर बनती है। अब एक प्रमुख पत्रिका को आप देख लीजिए, महाकौशल, जो आपको यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है, समाचार पत्र पत्रिकाओं का सेक्शन है, वहां पर भी यह ऐड आपको मिलने वाला है कि जो महाकौशल है उसको स्टार्टिंग करने वाले कौन है, इसको प्रारंभ करता कौन है। तो महाकौशल का जो प्रारंभ हुआ था वो पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा ही किया गया था। सबसे पहले ये क्या थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। महाकौशल का जो शुरुआत किया गया था वो साप्ताहिक पत्रिका नहीं, सप्ताह में एक बार छपने वाली पत्रिका थी शुरू में ही, और ये 1936 में स्टार्ट हुआ था, यह डेट भी याद रखना है। यही महाकौशल आगे चलकर दैनिक होने वाली है 1951 में 1951 में दैनिक होने वाली है, जिसको बहुत अच्छे से याद रखना है। इस नाम से क्वेश्चन बना है कि महाकौशल पत्रिका के संपादक कौन है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल हो जाते हैं। और पहली बार यह साप्ताहिक थी, तो यह 1936 में सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था। अब आते हैं चुनाव का समय। कुछ शब्दों में, कुछ लाइनों में इनकी पूरी जीवन पद्धति आप देख रहे हो, और उससे भी बृहद है। सारी चीजों को समझना पड़ेगा आपने, है ना, सारी चीजों को समझना पड़ेगा, पर ये कार्यों को तो बिल्कुल आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और एकदम याद करना। 1937 का आता है यहाँ पर चुनाव, प्रांतीय चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मध्य प्रांत को बोल लीजिए, मध्य प्रांत भी बोला जा सकता है, सीपी एंड बरार प्रांत भी बोला जा सकता है, और पूरी फुल फॉर्म में बोला जाए तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार भी बोला जाएगा। तीनों ही नाम से क्वेश्चन आए तो भटकना नहीं है, सब कुछ एक है यहाँ पर। तो यहाँ पर चुनाव होता है, चुनाव में ये क्या होते हैं कि निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य, चुनाव में अगर जो सदस्य निर्वाचित होता है तो विधानसभा में जाता है, मतलब विधायक बने। इस तरह से जो सदस्य अभी लोकसभा में जो निर्वाचित होगा क्या बनेगा, वो विधानसभा सदस्य तो बनेगा। एक सीट पक्की हो गई वहां पर, अब उसको मंत्री पद दे दो, चाहे कोई दूसरा चीज दे दो। यहाँ पर अब होता है मंत्रालय, इनको मिलता है। अब देखिए यहाँ पर निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, 14 जुलाई 1937 में बनते हैं, यहाँ पर सर्वसम्मति से बनते हैं नारायण भास्कर खरे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बिल्कुल मिस नहीं करना है इस लाइन को। यहाँ पर BN खरे शॉर्ट नाम हो जाएगा, BN खरे, बस याद रख लो BN खरे। भास्कर नारायण खरे यहाँ पर बनते हैं CP एंड बरार के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। बोलते प्रधानमंत्री में बोलेंगे तो सही होगा, क्योंकि उस समय इनका नामकरण जो चलता था तो प्रधानमंत्री के नाम से चलता था। मुख्यमंत्री हम अपनी सहूलियत से बोल रहे हैं, जब भारत आजाद हो जाएगा तो इसका जस्ट नाम प्रधानमंत्री से मतलब कन्वर्ट करते हुए मुख्यमंत्री कर दिया जाएगा। जब आज तक चल रहा है वो मुख्यमंत्री का पद ना, नहीं बदले होते तो आज तक प्रधानमंत्री ही चलता। इसलिए यहाँ पर या प्रधानमंत्री बोले मुख्यमंत्री बोले, दोनों को याद रखना। आप नहीं जानोगे तो बोलोगे कि ये तो प्रधानमंत्री शब्द ही गलत है, बोलोगे ना। प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में आप देख रहे हो, ये वर्तमान स्थिति तब तो नहीं थी वैसी ना, तो ये प्रधानमंत्री चलेगा। वहां पर देख रहे हो 14 जुलाई 1937 में यहाँ पर BN खरे का मतलब यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं। और अब हम अपने मंत्रिमंडल का यहाँ पर गठन करते हैं। इस मंत्रिमंडल में जो यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल है उनको शिक्षा मंत्री बनाया जाता है, शिक्षा मंत्रालय इनको दिया जाता है। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री सीधे सीधे कौन हो जाएंगे 1937 में, सीधे सीधे पंडित रविशंकर शुक्ल हो जाते हैं। अब इन्होंने शिक्षा मंत्री होकर इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया है, विद्या मंदिर शिक्षा योजना चालू की है। यह क्वेश्चन कई बार आया है कि विद्या मंदिर शिक्षा योजना किसके द्वारा चालू किया गया। उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी और एक कोई नहीं है। जिसमें आपको याद रखना है कि विद्या मंदिर शिक्षा योजना किसके द्वारा चालू की गई है, पंडित रविशंकर शुक्ल। जब 1937 में पूरे मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री थे तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने नई योजना चालू की थी। यह हो जाएगा शिक्षा व्यवस्था का इनका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ से भी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य करता है उसको आज भी शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय सम्मान दिया जाता है। एक यहाँ से मिल गया आपका उत्तर।
अब आगे चलते हैं। नारायण भास्कर खरे या BN खरे हैं जो मुख्यमंत्री थे, वो बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रह सके क्योंकि मंत्रिमंडल में यहाँ पर विवाद चालू हो गया था। इनको अपने नेता के रूप में पसंद नहीं किया जा रहा था, काफी कॉम्प्लिकेटेड समय हो गया था। परिस्थितियों से तंग होकर अपने मंत्रिमंडल में कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई थी, विवाद हो गया था कि उससे परेशान होकर अब ये अपने मंत्री पद को छोड़ देते हैं। अब मंत्री पद अगर कोई मुख्यमंत्री छोड़ता है, त्याग पत्र देता है, जानते हो क्या होता है? विघटित हो जाती है। अब नया मंत्रिमंडल गठन होगा। अब सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री सीधे सीधे कौन बनते हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल। यानी कि पहले ये शिक्षा मंत्री बने, उसके बाद बने अब मुख्यमंत्री। तब से कैरियर में मुख्यमंत्री मरते दम तक रहे हैं। देखिए ना, जब तक इनका देहांत नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही इनका देहांत हुआ है। अब यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन बन गया। 29 जुलाई 1938 को यहाँ पर मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। सीधे सीधे आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि पंडित रविशंकर शुक्ल CP एंड बरार के प्रथम मुख्यमंत्री कब बने थे? यह डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद ये मुख्यमंत्री का पद से त्यागपत्र भी देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब इनको विश्व युद्ध चल रहा होगा दूसरा, तब यह त्यागपत्र होगा। यह डेट भी आपको रखना है याद, और मंत्रिमंडल त्यागपत्र करते हैं वहां से, वह भी डेट याद रखना है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको पूरा इतिहास मिल रहा है। यहाँ पर आप जान रहे हो, आपने इतिहास नहीं पढ़ा है अभी तक। पढ़े हो कोई इतिहास छत्तीसगढ़ का? नहीं, थोड़ा सा पढ़े होकर आपको यहाँ पूरा मिल रहा है, क्योंकि यही व्यक्ति तो इतिहास में रहे हैं। आपको अब अलग अलग जाके आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पे सम्मिलित रूप से आपको इतिहास मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में इतिहास आपका यहाँ पर बहुत सॉलिड पॉइंट हो रहा है ना, यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पर जो 29 जुलाई 1938 का जो समय था, यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं CP एंड बरार मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के जो प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं वह हो जाएंगे पंडित रविशंकर शुक्ल। उनके साथ ये खिताब आज तक जुड़ा हुआ है। आप इसको आप वन लाइनर के जो GK पढ़ते हो, है ना, क्वेश्चन आता है उससे पढ़ते हो कि मध्य प्रांत के अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर देख लीजिए 29 जुलाई 1938 को ये चुनाव के बाद जो मंत्रिमंडल विघटित हो जाता है, वहां पर यह मनोनीत हो जाते हैं मुख्यमंत्री। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 नवंबर 1939, यह डेट बिल्कुल मिक्स करके याद करना है। यहाँ पर मंत्रिमंडल का शपथ लेते हैं, मंत्री का शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, और यहाँ पर त्यागपत्र भी होता है। इस त्यागपत्र के डेट से पूरा क्वेश्चन आ चुका है। भारत में भी पूरे मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया था। भारत में जितने राज्य थे वहां पर जो जो मुख्यमंत्री बने थे, द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण सब मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिए थे। छत्तीसगढ़ से कब दिए थे त्यागपत्र? यह डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है 8 नवंबर 1939। 38 में यह मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे। शपथ लेने के साथ कार्यकाल चालू हो जाता है। आपने देखा है, जब तक शपथ नहीं लेंगे तब तक कार्यकाल चालू नहीं होता, चाहे सरपंच का पद हो, चाहे कोई भी ऐसा पद हो जिसमें शपथ लिया जाए। जब तक शपथ नहीं लेंगे तब तक कार्यकाल चालू नहीं होगा। जिस दिन शपथ लेंगे उसी दिन से कार्यकाल चालू होता है, पहला दिन गिना जाता है। यहाँ पर शपथ ले लिया, मुख्यमंत्री बन गए। वह डेट था 29 जुलाई का डेट था और 1938 था। यहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे। अब यहाँ पर 8 नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4-5 महीने हो रहे हैं। यहाँ पर 8 नवंबर 1939 में जस्ट देख लो, यहाँ समय साथ में रखा गया है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, मंत्रिमंडल से मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे देते। पूरा मंत्रिमंडल ही त्याग पत्र में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने भारत की सहमति के बगैर द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था और उनका जो भी युद्ध चल रहा था उसमें भारत को शामिल कर दिया था। भारत इसमें शामिल ही नहीं होना चाहता था। भारत तो हिंसा में ही नहीं रहना चाहता था। तो मतलब ही नहीं था कि तू जीत चाहे हार, तू मर जा उधर ही ब्रिटिश, हमको क्यों झोंक रहा है? बात तो सही है, हमें क्यों झोंक रहे हो? तुम हमको अपना कॉमनवेल्थ का सदस्य मान रहे हो, राष्ट्रमंडल का सदस्य बना दे, इसके मतलब तुम हम अपनी लड़ाई में हमें झोंक दोगे? हम बिल्कुल तैयार नहीं। हमारे भारतीयों का तुम जान खाने को तुले हो, वहां जान लेने वाला है भाई, युद्ध में मतलब जान चली जाएगी। बिल्कुल तैयार नहीं थे। उसी के यहाँ विरोध में 1939 का समय, द्वितीय विश्व युद्ध का समय चला था। 1939, 40, 21, 5-6 साल, बहुत लंबे समय तक युद्ध रहा। यहाँ पर 45 देख रहे हो, उससे पहले से ही उनको धीरे धीरे तैयारियां चालू कर दी, झोंकना चालू कर दिया था। या यहाँ पर आ गया इसी के विरोध में, इस डेट में, डेट को याद रखेंगे, इस्तीफा पूरा मंत्रिमंडल और CM का यहाँ पर इस्तीफा हो गया था। 1940 का डेट अब तक याद हो गया है? बताओ 1940 का डेट भारतीय इतिहास में क्यों इंपॉर्टेंट है? थोड़ी सी सोचो। व्यक्तिगत सत्याग्रह, विनोबा भावे, मैंने कल बताया था खूबचंद बघेल की क्लास में,
डॉक्टर खूबचंद बघेल का पढ़े थे। यहाँ पर देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा है 1940 का समय। भारतीय इतिहास भी कंप्लीट हो रहा है आपका। 1940 में पूरे भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू हुआ था। क्यों हुआ था? कारण ये 40 का समय क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध का समय है, जिसमें सबको विरोध करना है। एक एक भारतीयों ने विरोध किया है यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह, अपना सत्याग्रह है। हम खुद नहीं जाएंगे, नहीं चाहिए तुम्हारे हमारे उसमें युद्ध में, बिल्कुल हमको अटैच करने की जरूरत नहीं है। अपना युद्ध अपने साथ रखो, बिल्कुल हमको नहीं चाहिए। पूरे भारत पूरे विश्व में यह भी दबाव था ब्रिटिशों के ऊपर कि तुम इंडिया को क्यों झोंक रहे हो, इंडिया तुम्हारे लिए क्यों लड़ेगा। वहां पर इस सत्याग्रह को 1940 में बिल्कुल चालू कर दिया गया था। प्रथम सत्याग्रही मैंने बताया था, बताओ कौन है? फर्स्ट विनोबा भावे, याद कर लो फिर से, विनोबा भावे। और द्वितीय कौन थे? तीनों क्रम से याद रख लो, क्रम है ये। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुड। सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो याद नहीं किए हो याद कर लो। आपका भारतीय इतिहास भी यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि भारत से अलग नहीं है यहाँ पर सेंट्रल मध्य हिस्सा। और तृतीय कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। सीधे सीधे नाम ही है पूरा, ब्रह्मदत्त। इस क्रम पे क्वेश्चन तो भारतीय इतिहास में कई बार आ चुके हैं, तो ये सब बनने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रथम से सीधे सीधे क्वेश्चन आया है, द्वितीय से आया है, क्रम से आया है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अब बिटा दो, लंबी होनी ही थी, कार्यकाल इनका काफी वैसा ही रहा है। इसके बाद जब पंडित सुंदरलाल शर्मा की बारी आएगी तो भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि भारतीय इतिहास और छत्तीसगढ़ इतिहास पूरा इनमें चलने वाला है। देख रहे हो, पूरा इतिहास शामिल है इसमें। अब आते हैं, 40 हो गया, हाँ इसको जान लो। 1940 में छत्तीसगढ़ का प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल थे। इनके साथ सीधे सीधे ये जीके जुड़ जाता है प्रथम व्यक्ति के साथ। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही और प्रथम डिटेक्टर, दोनों प्रथम में है ना ये छत्तीसगढ़ में। अब 1942 का समय आ गया है। 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में शामिल हो गए। कल मैंने खूबचंद बघेल जी के बारे में बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का समय चल रहा था। बंबई के ग्वालियर टैंक में, यहाँ पर जो बहुत बड़ा मैदान है, वहां पर यह सम्मेलन हो रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ पर प्रस्ताव के बारे में बात हो रही थी। छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे लोग गए हुए थे। कम से कम 8-10 लोग का नाम तो इसमें दिखने वाला है, जिसे याद करना पड़ेगा, जिसमें एक डॉक्टर खूबचंद बघेल का नाम था। ठीक है, मलकानपुर स्टेशन में इनको अरेस्ट किया गया था। इसी में पंडित रविशंकर शुक्ल भी गए हुए थे बंबई अधिवेशन में। जब वापस लौट रहे थे तो नागपुर के पास मलकानपुर रेलवे स्टेशन है, वहां पर इन सारे नेतृत्वकर्ताओं को अरेस्ट करके गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में दे दिया गया था। देख लो, ठीक है। ये मलकानपुर रेलवे स्टेशन का संबंध किससे हो जाता है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलकानपुर रेलवे स्टेशन जो है, जहां से गिरफ्तारी हुई थी, उसका संबंध किस गिरफ्तारी से है? तो सीधे सीधे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से हो जाता है। अब आते हैं 1946 का समय। चुनाव होता है दोबारा 1946 में। यहाँ पर बार बार देखो जीत रहे हैं। अब यहाँ पर इनका नेतृत्व तो सामने निखर कर आ रहा है। मध्य प्रांत एवं बरार, जो केंद्रीय प्रांत या मध्य प्रांत सीधे सीधे बोला जा रहा है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बोला जा रहा है, वहां पर अब यहाँ पर चुनाव फिर होता है। यह पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं। तो देख लो 1946 में भी पुनः मुख्यमंत्री बने। एक बार कब बने थे? 1938 में। एक बार बने 1938 में, और 1939 में पूरा त्यागपत्र हुआ था। और यहाँ पर 1946 में पुनः मुख्यमंत्री बनते। 2 बार यहाँ पर दिग्गज कार्यकाल अब आपको लगातार यहाँ मिलने वाले, डेट वाइज देखते जाइएगा बस। अब आते हैं वह समय जो सबको इंतजार था, मध्य प्रदेश का यहाँ पर सीधे सीधे एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आना, जो इनके ही प्रयासों से है ना, इनके ही आगे सार्थक प्रयासों से मध्य प्रदेश का यहाँ पर नए राज्य के रूप में स्थापना होता है। 1 नवंबर 1956 का वह दिनांक है जब मध्य प्रदेश के साथ शामिल छत्तीसगढ़ एक पृथक राज्य बन जाता है। 56 है मतलब छत्तीसगढ़ इसमें शामिल। जब नक्शा बनता था तो छत्तीसगढ़ साइड में नीचे तक जुड़कर बनता था। ठीक है, तो वह नक्शा में जब जुड़ा था मध्य प्रदेश साथ में छत्तीसगढ़, यहाँ पर 1 नवंबर 1956 का समय है जब मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की जाती है। तब भी यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन थे? हाँ, मतलब 1946 में पुनः निर्वाचन में मुख्यमंत्री बन गए। 1956 जब मध्य प्रदेश गठन हो रहा तो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री यही हैं, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है इसका गठन।
मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्रथम बार 1938 में मुख्यमंत्री बने और द्वितीय बार 1946 में बने। अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं कि जब भारत आजाद हुआ था 1900 भारत छोड़ो आंदोलन के बाद तो सब कुछ क्लियर हो गया था। अगर 1857 की क्रांति अगर संयुक्त रूप से हुई होती तो भारत तभी आजाद हो गया होता, मालूम है ना इस बात को। पर एकता का अभाव था, केंद्रीय सत्ता केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था कि भारत को दुखमय स्थिति में वहां पर छोड़ना पड़ा और लोग बहुत समय तक यहाँ पर गुलाम में रहे हैं। अब 1947 देखिए 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वह अंतिम लड़ाई थी। गांधी जी के नेतृत्व में पूरा भारत एक हो चुका था। यहाँ पर गांधी जी मतलब इतना ज्यादा शक्तिशाली वहां पर पूरे लोगों को बना चुके थे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अगर कोई नेता गिरफ्तार होता है तो अपने आंदोलन को खुद चालू रख रहे थे सब। यहाँ पर अंडरग्राउंड हो गए थे। उषा मेहता का नाम सुने हो, महिलाओं में उषा मेहता यहाँ पर भूमिगत होकर आंदोलन चलाई थी। यहाँ पर विनोबा भावे भी भूमिगत आंदोलन चलाए थे, अरुणा आसफ अली भी भूमिगत आंदोलन चलाए थे। मतलब सारे नेताओं को कैद कर दिया गया था कि जो नेता है पहले उनको पहले हटा दो, सारा यहाँ आंदोलन दब जाएगा। पर आंदोलन अब नहीं दबने वाला था। गांधी जी जो दीपक जला चुके थे वो दीपक भड़क गई थी। यहाँ पर तो लोग मारो काटो की स्थिति में आ गए थे। पूरे रेलवे स्टेशन तोड़ दिए थे, जितने डाकघर थे उसको तोड़ दिए थे। मतलब क्यों तोड़े थे? क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर क्या कर रही थी, जेल में भर रही थी और मारपीट पे चालू कर दी थी भारतीयों के साथ। तो भारतीय भी क्यों अब छोड़ेंगे भाई, उनका नेतृत्वकर्ता मिल गया है उनको, पूरे भारत को जोड़ने वाला एक इंसान मिल चुका है। तो पूरे भारत एक हो चुका था। पूरे यहाँ पर जितने सरकारी थे, दफ्तर थे, कॉलेज थे, जो भी थे यहाँ पर सबको उन्होंने तोड़फोड़ करना चालू कर दिया। जितना कनेक्शन था टेलीफोन का सब तोड़ दिया। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर उग्रवाद यहाँ पर शामिल हो चुका था, अहिंसात्मक हो चुकी थी। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पर आजादी की ओर हम बढ़ने लगे थे। 1942 के बाद जब बहुत सारे यहाँ पर समझौते किए गए, ब्रिटिशों ने कई यहाँ पे आयोग भेजे, कृष्ण मिशन भेजा, उसके बाद काफी कुछ भेजा गया यहाँ पर। तो धीरे धीरे यहाँ पर आजादी का यहाँ पर पैगाम आना चालू हो गया। उसी क्रम में अब भारत आजाद हो जाता है। 3 जून का जो आता है, 3 जून का जो प्रस्ताव पारित होता है उसे बोला जाता है माउंटबेटन प्रस्ताव है, जो भारत की आजादी का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया जाता है। 3 जून का प्रस्ताव को याद रखना कि माउंटबेटन योजना के आजादी का प्रस्ताव होता है। उसके बाद भारत आजाद हो जाता है। अब यहाँ पर आजादी का झंडा फहराया जाता है ना। अब वो समय आ गया है कि पूरे भारत में राष्ट्रध्वज फहराया जा रहा है। आजादी के 3 रंग के फ्लैग फहराए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी जगह जगह फ्लैग फहराया जा रहा है। आजादी का राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर फहराया जा रहा है। तो यहाँ पर कई जगह कई लोगों ने, कई नेतृत्वकर्ताओं ने अलग अलग जगह पर आजादी का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। जो यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, सीएम थे पंडित रविशंकर शुक्ल, वो सीधे सीधे अपने हेड क्वार्टर नागपुर में आजादी का राष्ट्रध्वज फहराए थे और स्थान था सीताबर्डी। सीताबर्डी में इन्होंने, जो नागपुर में था, वहां पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराया था। स्वतंत्रता ध्वज आज फहराते हैं सब कोई। इन्होंने सर्वप्रथम पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया था छत्तीसगढ़ में, सीताबर्डी में फहराया था। आपको यहाँ पर 3-4 क्षेत्रों में आपको आजादी का राष्ट्रध्वज का क्वेश्चन बनने वाला है, वह अलग अलग फिर से मिलने वाला है। यहाँ पर आप जान लीजिए कि सीताबर्डी में किसने फहराया था, तो सीधे सीधे सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल ने फहराया था। यह तो जान गए हैं सामाजिक आर्थिक चेतना जागृत करने का है। ये महाकौशल देखिए, मैंने बताया था 1951 का समय आएगा तो यहाँ पर यह दैनिक समाचार पत्र हो जाएगा। पहले यह 1936 में क्या था, साप्ताहिक समाचार पत्र था। महाकौशल राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए, राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा देने के लिए चालू किया गया था। अब यहाँ पर आजादी आ गई है, अब यह दैनिक रूप से चालू कर दिया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल इसके संपादक है, वही इनको प्रकाशन करवाते थे। अब आते हैं कार्य। ये कार्य आपने जान लिया है कि सामाजिक राजनीतिक चेतना राष्ट्रवाद के लिए था। यह 1952 का आम चुनाव पूरे भारत में होता है। पूरे भारत में आम चुनाव होते हैं। 1952 पंचवर्षीय योजना भी इसी समय चालू की गई थी। पहला पंचवर्षीय योजना देख लो, इसी समय चालू हुआ था, 12 तक हुआ है। 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट रही है। यहाँ पर आम चुनाव भी होते हैं और यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री फिर बनते हैं कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल। एक तरफा मुख्यमंत्री, मतलब यहाँ पर देखा जाएगा इनको। 1 नवंबर 1956 का यहाँ पे देख लीजिए राज्य पुनर्गठन मध्य प्रदेश हो गया है। यहाँ पर यह भी फैक्ट याद रखिए, ब्रिटिश भारत में मध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल। अब इनका जो निधन होता है, यह डेट को मैंने पहले बता दिया था, फिर देख लीजिए 31 दिसंबर जो आप हैप्पी न्यू ईयर मनाते हो, उसी रात को पूरा देश में यहाँ पर मातम छा गया था कि उस रात इनका निधन हो गया था। 31 दिसंबर 1956 को मुख्यमंत्री सीएम पद में रहते हुए इनका दिल्ली प्रवास के समय इनका हृदयघात से इनका अंतिम समय
मतलब अंतिम सांसें इन्होंने ली थी। पूरे छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत के लिए यह बहुत विषाद का समय था। अब इनकी स्मृति में आइए देख लीजिए, विधानसभा सचिवालय द्वारा 1995 से 96 तक राष्ट्रीय मतलब उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार चालू किया गया है। देख रहे हो आज भी दिया जाता है उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार, प्रत्येक वर्ष किसी न किसी को दिया जाता है जो अच्छा काम करता है। तो यह चालू किया गया था 1995 और 96 से इनकी स्मृति में चालू किया गया है। अब आते हैं राजकीय अलंकरण सम्मान है जो पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम से दिया जाता है। चालू कब किया गया था? 2001 से चालू किया गया था। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और इनके क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट कार्य करता है उसको चयन किया जाता है और वहां पर पुरस्कार दिया जाता है। देखिए बहुत कुछ जानने को मिला। और यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना रायपुर में इनके नाम से की गई है, जिसकी स्थापना कब की गई है? 1964 में की गई है। 64 का भी डेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे संबंध कई महाविद्यालयों को जोड़ा गया है, तो यह मुख्य विश्वविद्यालय हो जाता है जिसकी स्थापना 1964 में की गई है। शिक्षा वाले सेक्शन में, शिक्षा वाले क्षेत्र में आपके ये सिलेबस में है। शिक्षा वाले सेक्शन सब यूनिवर्सिटी का नाम कहाँ पर स्थापित है और किस वर्ष स्थापित किया गया है। निजी विश्वविद्यालय, शासकीय विश्वविद्यालय और मिक्स विश्वविद्यालय आपको वहां पर अलग अलग देखने होंगे, डेट याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये सबको बढ़िया नोट्स बनाइए। ये आपको पूरा इतिहास कंप्लीट करने वाला व्यक्तित्व है और ऐसे व्यक्तित्व को जरा भी मिस नहीं करना है, अच्छे से इसको स्मरण में रखना है। नहीं याद आएगा दोबारा देखना है, दोबारा रिपीट करना है, अभ्यास करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेट भी याद रखना है। मंत्रालय कब गठन हुआ, मंत्रालय कब विकृत हुआ, सब याद करना है। ठीक है।